अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? रेड विद अक्सा में खुश आमदीद। आज मैं हाजिर खिदमत हूँ सकूत बाय मरियम मुजफ्फर का 5th एपिसोड लेकर। तो अब बिना वक्त ज़ाय किए चलते हैं एपिसोड की जानिब। ये शहर एबटाबाद के एक खुले छत वाले रेस्टोरेंट का मंजर था। फासले पर रखे मेज़ और कदरे ढलवान उतरकर बनी मसनूई झील पर लोगों की मौजूदगी के बावजूद भी ठहराव था। सफ़ेद रंग के मेज़ पर कुछ ख्वातीन बैठी थीं, अधेड़ और पक्की उम्र की अमीर औरतें जो मुआशरे के अहम शाखों का हिस्सा थीं, सिवाय नैना खावर के। इन तमाम पेशवराना औरतों में से वो एक ऐसी थी जो पैसा बनाना नहीं महज उड़ाना जानती थी। जदीद अल्फाज में एक सोशलाइट। कितना अरसा हो गया है हमें यूं बैठे, रिमाइंड्स मी ऑफ द गुड ओल्ड स्कूल डेज, जब हम सब कैफेटेरिया में यूं बैठकर खाते थे। नैना के सामने बैठी सुरमई बालों वाली औरत ने यादों से चुर लहजे में कहा। वो मारूफ बैंक में इन्वेस्टमेंट बैंकर थी। हम सब तो यही थे, बस फरहाना को इटली जाकर रहने की पड़ी थी। खाने का टुकड़ा तोड़ती एक दोस्त ने दूसरी पर चोट की। चोट करने वाली खुद जेवरात की नक्शा कस थी, जबकि फरहाना नामी औरत पब्लिक हेल्थ ऑफिसर थी। रहने थोड़ी गई थी, बस बेटे की शादी थी और उसकी डेस्टिनेशन वेडिंग वहीं रोमा में होनी थी। नैना के करीब बैठी फरहाना ने एक अदा से कहा, अगर वह तमाम अपनी कामयाबियों पर नाजा थी तो किसी हद तक बजानिब थी। ये तमाम कामयाबियां अल्लाह ने उन्हें मेहनत की सिला नवाजी थी। शादी से याद आया, नैना तुम्हारे बेटे की भी तो इस साल शादी थी। इस सवाल पर मुस्कुराती हुई नैना का हलक अंदर तक कड़वा हुआ। उसका नालायक बेटा 33 साल का होने के बावजूद भी ना कारोबार में अच्छा था, ना घरेलू जिंदगी में समझदार। हाँ, वो इस साल मॉडल के साथ इन्वॉल्व था। क्या नाम है उसका? फरहाना ने मदद की खातिर सबके चेहरे देखे। जरिश? नहीं नहीं, जरलिश। हाँ, जरलिश मंसूर। वो किस्सा पुराना हो चुका है। नैना ने सूरत हाल संभालने की एक नाकाम कोशिश की। वो लड़की खानदानी नहीं थी। आ लाइटनिंग रोड फॉर गॉसिप्स। जोएब ने किस्सा खुद ही खत्म कर दिया। अपने बॉय कट को सीधा करते नैना ने बिना आस्तीन वाली जैकेट तले सफेद स्कर्ट पहनी थी। हाथों की हरकत पर भारी कड़े खनकते थे। वो तो काफी लंबे अरसे से साथ नहीं थे। बैंकर का सवाल था। अभी साथ होने का मतलब ये तो नहीं कि हमेशा साथ रहेंगे। नैना ने पास्ते का लुकमा बनाते हुए हंसकर कहा। वो अलग बात थी कि दिल ही दिल में वो बेटे को अनगिनत अलकाबात से नवाज चुकी थी। सही कह रही हो, क्योंकि तुम भी तो हमारे साथ नहीं रही थी। 11वीं भी मुकम्मल ना हुई थी जब तुमने शादी कर ली। उसके साथ बैठी फरहाना ने मशरूब पीते तस्करा किया। नैना ने कम उम्री में शादी के बाद पढ़ाई को खैर आबाद कर दिया था। 4 साल उसकी शादी चली और फिर जुल्करनैन की मौत के बाद उसने दोबारा शादी न की। वैसे नैना, तुम्हें दोबारा शादी करनी चाहिए थी। यूं ही तुमने आधी से ज्यादा जिंदगी तन्हा रहकर गुजार दी। नक्शा कश का लहजा मुखलिस था। मैं अकेली कहाँ हूँ, मेरे पास प्यार करने वाली माँ है जिसे प्यार का पे भी नहीं आता था। एक बहन है जिसका दिमागी तवाजुन हिला हुआ है। बेटा है जो किसी काम का नहीं। इतनी अच्छी फैमिली तो है मेरी, जलाकर भस्म कर दूं। उसने अपनी महरूमियों का जिक्र खुद तक ही रखा। वो तुम्हारी फैमिली थोड़ी, तुम्हारा खानदान तो तुम्हारे शोहर से होगा। मैं अपने बेटे को नहीं छोड़ सकती थी। ये जवाब उसका बेटा सुन लेता तो हैरत से दिल का दौरा पड़ जाता। हजल कैसा है? फरहाना कलेजा खनका। हजल उसकी हर दोस्त का पसंदीदा था। तुमने बेटी बेहानी है? यह बात दिल में कही क्योंकि मुंह पर कहकर उसे मामलात नहीं बिगाड़ने थे। अरे उस लड़की का क्या बना? न्यूज़ देखी थी मैंने। हजल तो बहुत परेशान होगा। फरहाना के सामने बैठी औरत ने कबाब उठाते अफसोस किया। ऐसा वैसा कल से मुसल्ले से नहीं उठा। मुंह ही मुंह में बड़बड़ाई। उसकी कंपनी को तो बहुत नुकसान हुआ होगा। यहाँ पर नैना अपनी हर सरगोशी को जेरे लब कही बात को भुला बैठी। ताजुब से अपनी दोस्तों का चेहरा देखा। उसकी कंपनी नहीं, हमारी कंपनी। मेरे अब्बा उसकी बुनियादी सरमायादार थे और मेरी बहन वहाँ की चेयरमैन। वो तो बस एक वक्ती नशिस्त पर है, वरना असल पेशा तो उसका सियासत है। नैना ने हंसकर उनकी तस्वीर की। हाजरा की तो रिटायरमेंट की उम्र आ चुकी है, जाहिर है अब हजल ही चेयरमैन होगा। ऐसे क्यों? मामूल से ज्यादा ऊंची आवाज में बोली। तीनों नफीस औरतों को हैरत हुई। गला खुंगारते उसने जज्बात काबू किए। हाजरा के बाद जोएब चेयरमैन बनेगा। आखिर को उसका पहला हक है। जहाँ पहले वो तीनों हैरान थी, अब नैना की खुशफहमी पर उन्हें बेयकीनी हुई। ये ख्याल भी उसे अभी बैठे बिठाए आया था। आखिर को उसने कभी इस नहज पर सोचा क्यों नहीं?
ये बात मैं बस सिर्फ तुम लोगों को बता रही हूँ, बाहर मत कर देना। अभी बाकायदा तौर पर तकरीब रखी जाएगी तो सारी दुनिया में तब ऐलान होगा कि जोएब जुल्करनैन HSK फार्मेसी का CEO और जानशीन है। बरहाना बाजू मेज पर रखते वो आगे को झुकी। बकिया खाना उसने पेट भर कर खाया। बिलाखिर उसकी निकम्मी औलाद किसी काम तो आई। मेरी बेबसी का सवाल अब खत्म होगा। वो गुजरते वक्त की घड़ियां गिन गिन कर थक चुकी थी। हसल सामियान के दफ्तर में बैठे 40 मिनट उसने फालतू ही गवाए। कभी नजर घुमाकर जदीद तराश वाले मेज को देखती जिससे जरा हटकर गोल्फ के लिए मसनूई खेल सजा था। नीस कमरे का एक कोना इसी खेल के लिए वक्फ था। गला खुंकार कर जगह बदली और फिर सर पर मौजूद जदीद बत्तियों का मुआयना करके उस शीशे के बने दफ्तर की दीवारें देखती। 4 में से 3 दीवारें भूरे शीशे की थीं, जिनसे बाहर का सारा मंजर दिखता मगर अंदर का एक धुंधला सा अक्स दिखाई देता। जबर से वहां बैठी सारा बिन्ते सलमान इस बात से नावाकिफ थी कि चंद आंखें उसे देख रही हैं। नजर फेर कर औरत के नीम रुख पर देखो। CEO की सरबराही कुर्सी के पीछे जदीद सा मेज रखा था। मेज पर सजे चंद अवार्ड्स को देखो। एक पर गौर करो तो गोल्फ की गेंद सिर्फ एक गेंद ही ना थी। अंदर जुड़ा कैमरा दूसरे कमरे में बैठे हसल सामियान को सारा मंजर दिखाता था। मरजान शहीर का दोस्त था, उसकी संगत ने कुछ रंग तो लाना था। 40 मिनट हो गए हैं सर, रुबैद सर की वाइफ अभी तक आपके ऑफिस में बैठी है। अपने टैबलेट पर स्टाइलिश फेरते मिसबा ने इतला दी। गोद में अपना आईपैड रखे हजल सोफे पर नीम दराज था। चाइनीज के खाली डब्बे मेज पर धरे थे। ये छोटा सा कमरा उसके ऑफिस की पुश्त पर मौजूद था, जो अमूमन वो काम से वक्फे के लिए इस्तेमाल करता था। रुबैद सर को क्लिनिकल लैब में गए हुए 30 मिनट हो चुके हैं। मैं अभी देख कर आया हूँ, उनकी मिसेस अभी भी उसी पोजीशन में बैठी है, झुका सर और टांग पर चढ़ी टांग। मिसबा हैरान हुआ। सुरमई लिबास वाले हजल ने कोई राय न दी। तकनीकी आला हाथ में उठाए वो दूसरी तरफ अपने ऑफिस का मंजर देख रहा था। मिसबा दुरुस्त था, सारा 30 मिनट में टस से मस न हुई थी, गोया कोई रेत का पुतला हो। इस खुफिया कमरे की मौजूदगी से सिर्फ हजल वाकिफ था, चुनांचे मिसबा भी उसकी हरकत से बेखबर था। कोई भी नॉर्मल इंसान आधे घंटे तक बुत बनकर नहीं बैठता। पाँव झुलाते हजल नीम दराज रहा। तो आप क्या चाह रहे हैं, वो उठकर तोड़फोड़ करें या फिर कोई चीज चुराएं? इतना तो उन्हें भी दिख रहा है कि इर्द गिर्द CCTV कैमरा लगे हैं। होंठ पर उंगली रखे सियासतदान मुस्कुराया। इंसान दिखाई देने वाली चीजों को धोखा देता है मिसबा, जिसकी मौजूदगी का इल्म न हो उससे कोई सच नहीं छिपता। अपने बॉस की फलसफाना बातों पर वो ऐनक दुरुस्त करके रह जाता। बाकी बातें एक तरफ, हजल सामियान के गिर्द अजीब सा हाल था, जैसे खतरे की घंटी हो या कोई तारीख शगाफ, ऐसा जो करीब आने पर सकून गारत कर दे। तुम्हारी अम्मी कैसी हैं? एंजाइना का अटैक हुआ था ना? वो एकदम सीधे होकर बैठा। बेहतर हैं अब, घर आ गई हैं। और तुम्हारे रिश्ते का क्या बना? फिर कब बुला रहे हो वलीमे पर? वो लड़का उसके यहाँ पिछले 3 साल से मुलाजिम था। उसके घरेलू मसाइल से वो अब जज्बी तौर पर वाकिफ था। मिसबा के अफसरदगी से मुस्कुराने पर हसल ने तफक्कुर से चेहरा झुकाया। वलीमा भूल जाएं सर, वो अब कभी नहीं होना। हसल ने बेइख्तियार क्यों कहा? पता नहीं, हमेशा कोई ना कोई मसला बन जाता है, कभी गाड़ी का, कभी घर का, और अब इस बात पर 1 साल की मंगनी तोड़ी है कि लड़का कमज़ोर बहुत है। हजल ने उसके ज़ाहिरी खदोखाल देखे। इनकार की वजह हकीकी थी। मिसबा अलहक के बाजू पर मांस हड्डियों से चिपका हुआ और गर्दन की हड्डी तक नुमाया थी। वो खतरनाक हद तक वजन में कम था। उसके घुटने पर हाथ रखते हजल खड़ा हुआ। तुम स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन लगवा लो, क्योंकि अब तुम्हारी उम्र इतनी हो चुकी है कि मर्द की ऐसी दुबली पतली जिसामत नाकाबिले कबूल रहेगी। सर, मेरी सेहत का मसला? हसन ने उसकी बात खत्म होने से पहले कबल हाथ जलाया। सेहत के साथ ये मसला नहीं जुड़ा, तुम्हारा बॉडी मास ही इतना है, आज से अगले 10 साल बाद भी इतना ही रहेगा। मेरा मशवरा मान लो, मैं तुम्हें महंगे दामों में बिकते इंजेक्शन सस्ते में दिलवा दूंगा। हतमी मुस्कुराहट उछालते वो दरवाजे की सिमत बढ़ा। तुम जैसे हैंगरों को कोई लड़की शोहर तो क्या भाई भी नहीं बनाती। अपने पीछे मिसबा की खिफतज़दा रंगत कुन अखियों से देखते वो बाहर बढ़ गया। फाइल का पलंदा हाथ में उठाए कोई मुलाजिम उस तक आई। अपने ऑफिस का दरवाज़ा धकेल कर अंदर आते हजल ने चौखट वा रखी। खातून ने उसका शुक्रिया किया जब हजल ने एक निगाह सारा के झुके सर पर डाली। जब तक वो पलंदों पर दस्तखत करता रहा,
सारा की निगाह यूं ही गैरमरी नुक्ते पर मरकूज रही। मिसिस रुबेड, इज एवरीथिंग ऑल राइट? मैं इस पर हल्की सी दस्तक देकर सिया जुल्फों वाली को मुखातिब किया। बगैर घबराए सारा ने गर्दन उठाई और फिर सलीके से सर हिलाया। कोशिश के बावजूद भी वो अपने ताज्जुब को रोक न सका। उस औरत को जिनविन तो नहीं पड़ते? रुबेड टेक्निकल टीम के साथ नीचे वेयर हाउस में है। उसकी लैब के कुछ इक्विपमेंट्स मेरी जेनिक्स के लॉन्च कॉन्फ्रेंस में आई थी। हसल को बेइख्तियार हैरत हुई। वजह अपनी बात के काटे जाना नहीं, बल्कि सारा के बोलने पर थी। वो उससे कबल भी कुछ मर्तबा रुबेद की जोजा से मिल चुका था, मगर वो सरसरी सलाम दुआ तक महदूद रहती। ये उनकी पहली बाज़ाब्ता अनफरादी गुफ्तगू होने वाली थी। दवाई किसी वॉलंटियर को चखने देना सरासर बेवकूफ़ी थी। उम्र रसीदगी को घटाने की दवा अपने मौसर असरात सुस्त रवि से दिखाती है। जिन लोगों को सेहत की संगीन मसाइल हों, ऐसी दवाएं सिर्फ डॉक्टर के नुस्खे के बाद ली जाती हैं। वो खामोशी से उसकी राय सुनता रहा। यकीन से तो नहीं, मगर मेरा शक कहता है कि उस लड़की का कोई ऐसा बीमार था, गालबन हार्ट पेशेंट थी, और ये दवा उस पर गलत तरह से असरअंदाज हुई है, जिसके बाद दिल का दौरा आया और उसकी मौत हो गई। अपनी बात खत्म करते उसने कान में पहनी हुई नाजुक बालियों से बाल आज़ाद किए। जरा सा मुस्कुराते हसल ने तौसीफी भवें उचकाई। अब मुझे अंदाजा हो रहा है रुबैद ने शादी में इतनी जल्दी क्यों की। सारा अब भी बालों में उलझी थी। खूबसूरत तो हर औरत होती है, अक्लमंद कोई कोई होती है। आप में दोनों खसूसियात पाई जाती हैं। रुबैद इस लकी मैन। उसके तारीफी लफ्ज़ों में एहतराम था। अपने बाल उठाकर पुष्ट पर गिराते सारा ने उसकी मदा सराय को एक कान से भी ना सुनी। क्या आपको मालूम है मिसिस रुबैद कि हमारी दवा बाकियों से मुख्तलिफ क्यों है? क्योंकि वो पहली डोज पर ही अल्लाह तक पहुंचा देती है। उसकी बेइख्तियारी पर हजल खटका, मगर जब मुकाबिल की आंखों में संजीदगी देखी तो गर्दन झुकाकर दिलजमई से हंसा। अगर ऐसी बात है तो मैं रुबैद को मशवरा दूंगा कि आप पर आजमा कर देखें। गिरगिट भी उस आदमी के आगे शर्मा जाए। रीजेनिक्स एक कसीर जहती दवा है जो कॉस्मेटिक एंटी एजर नहीं है। ये तमाम ज़मीनी असरात जिनका आपने जिक्र किया है वो स्किन केयर कंपनियों की बनाई दवाई में होते हैं, जिन्हें वो अमूमन स्किन रेमेडी के नाम से बेचते हैं। यूँ कह लें हकीम की गोली। हमारी दवाई मराहिल से गुजरकर लाइसेंस शुदा बनती है। इन बातों का तो आपको भी इल्म होगा। फासले पर बैठी औरत खामोश थी। ये दवा 2 साल तक सेहत के मसाइल और मुकम्मल सेहतयाब दोनों तर्ज के लोगों पर क्लिनिकल ट्रायल करने के बाद आवाम में आई है। क्लिनिकल ट्रायल यानी दवा बनाने के बाद मुख्तलिफ लोगों और जानवरों पर आजमा कर उसके असरात मापना। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये दवा हर किसी के इस्तेमाल के लिए मौजूद है। फिर भी अगर कोई डॉक्टर से मशवरा लेना चाहता है तो गो अहेड। मुस्कुराते सर को खम दिया। गर्दन हिलाते इत्तफाक करते सारा हनूश टांग पर टांग चढ़ाए सोफे की पुष्ट पर टेक जोड़े सीने पर बाजू बांधे मौजूद थी। इससे फासले पर हजल मेज के पीछे सरबराही कुर्सी पर था। कोई भी दवा 100% मौसर नहीं होती, वो अटल लहजे में बोली। आपके मियाँ की बनाई दवा 101% मौसर है। सारा की हिज्जत हलक में दम तोड़ गई। आंखों पर शहद रंग अद से लगाए हजल की मुस्कुरान बेजरर थी। नरमी से बोलते उसके गिर्द 4 दीवारी बांध गया। वह शौहर के सरबराह से तो इख्तिलाफ कर सकती थी, मगर शौहर के खिलाफ जाने की हिम्मत उसमें नहीं थी। इससे कबल हजल गुफ्तगू बढ़ाता दरवाजे की दस्तक ने खलल डाला। इजाज़त देने से पहले उसने शीशे के पार खड़े रुबैद जुजाज को देख लिया। सफ़ेद कोट पहने, ऐनक चढ़ाए और चेहरे पर दानों के बेबहा निशानात वाला मर्द फूलते सांस समेत अंदर बढ़ा। सॉरी, मुझे देर हो गई। इनक्यूबेटर दर्जा हरारत काबू में नहीं आ रहा था। कोने में मौजूद रूम फ्रिज के सामने झुकते पानी की बोतल निकाली। वो सब कुछ जैसे किसी मामूल की तरह करता गया। हजल के आगे मौजूद कुर्सी घसीटते उसने हाथ से सारा को बुलाया। इधर आकर बैठो सारा। उधर तो अमलाई बैठते हैं, तुम मुलाजिम नहीं, फिलहाल फार्मा की मेहमान हो। क्यों सामियान? मेज पर कोहनी रखते बेफिक्री से कहा। बीवी तो तुम्हारी ज़हीन है जुजाज, तुमसे कैसे पट गई? तुम्हें नुस्खा बताने का फ़ायदा नहीं, ये सिर्फ वन वुमेन मैन पर चलता है। वह इस्तेज़ाइया सा बोला। तभी तो पूछ रहा हूँ, तुमसे कैसे पट गई? पानी पीते मर्द ने उसे नागवारी से घूरा। हजरत भी ढिठाई से सवाली बना रहा। इससे कबल रुबैद कुछ मजीद उगलता सारा ने खुंकार कर उनकी तवज्जो खींची। मुझे यहाँ से मेरे ऑफिस भी जाना है रुबैद। अपने शौहर के जानिब झुकते सरगोशी की, जो इतनी बुलंद थी कि हजल तक पहुँच जाए। अगर आप किसी दूसरी जगह पर जॉब कर रही हैं
तो वहाँ से आपको मुस्तैफी होना पड़ेगा। यहाँ हम किसी ऐसे मुलाजिम को नहीं रखते जो किसी और कंपनी में लीव पर हो। हमें क्या मालूम वो यहाँ जासूसी की नीयत से आया है या वाकई मुलाजमत करता है। सारा ने जवाब की नीयत से रुबैद को देखा। सामियान ये मेरे साथ असिस्ट करेगी। हमने जो 3 माह पहले रीजेनिक्स की तहकीकी टीम के लिए इंटरव्यू लिए थे उन सब में हमने 3 लोग मुंतखब किए थे। एक की जगह मैं सारा को दे रहा हूँ। हसन ने दिलचस्पी से वह उठाई। सिफारिश पर मेरिट खा रहे हो? अगर मेरिट की बात है तो सारा उन तीनों पर भारी है। एतमाद से कहते वो ज़माने की उंगलियों के आगे उसके ढाल था। वैसे भी मेरिट वहाँ होता है जहाँ मुकाबला हो, और सारा बिना किसी मुकाबले के भी उनसे बेहतर है। ये सीधा मेरी जूनियर रिसर्चर होगी और वो तमाम मेरी गैर मौजूदगी में इसको जवाब दे। मेज़ पर एक हाथ फैलाए कुर्सियाँ आमने सामने थी। सारा अब भी दोनों हाथ बाहम मिलाए गोद में रखे हुए थी। हसल ने बारी बारी दोनों मियाँ बीवी को देखा। कुर्सी के बाजू पर रखे उसके कप दमके। फिर फ़ोन उठाते उसने HR को कॉल मिलाई। कुछ देर बाद एक औरत लैपटॉप उठाए अब पीछे सोफे पर मौजूद थी। सर, जिन 3 लोगों को आपने हतमी फहरिस्त में डाला था उनमें से किसी को भी अब तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं भेजा है। हाँ, अलबत्ता तीनों को अपॉइंटमेंट लेटर ज़रूर भेज दिया है। औरत की निगाहें स्क्रीन पर थी जबकि कमरे में तीनों की उस पर। तकरीरनामा आपने कहा था कि दवा के लॉन्च के बाद भेजना है, मगर फिर कल वो सारा मसला हो गया। और अपनी बात अधूरी छोड़ते उसने रुबैद और हजल को देखा। आप बताएं सियासतदान साहब, इन 3 में से एक को आप क्या जवाब देंगे? सोशल मीडिया का दौर है, वो शोर मचा देंगी कि मुझे नौकरी पर रखकर बुलाने से पहले निकाल दिया। गाल तले मुट्ठी रखे उसकी खराफती नजरें रुबैद का तवाफ करती रहीं। माह गुलजार की मौत को वजह बनाकर आप वैकेंसी को फकदान जाहिर कर दें और उस नामजद शख्स को कह दें कि आप इंतज़ार फहरिस्त में हैं। जब कभी आसामी के मौका खोलेंगे हम आपसे रब्ता कर लेंगे। 3 चेहरे एकदम ही मुड़े और मैकेनिकी अंदाज में बात करती सारा पर ठहरे। चुटकियों में मसला हल करते वो मुतमईन थी। मुलाजिम ने इजाज़त के लिए हसल को देखा। डूज एजहर हाइनेस सेज। सारा को देखते हसल ने हथियार गिरा दिए। औरत ने सर हिलाते लैपटॉप पर उंगलियां चलाईं। मेरा ख्याल है रुबैद, हमें तुम्हें सीनियर से हटाकर जूनियर कर देना चाहिए और सारा को रिसर्चर इंचार्ज पर मुंसिब कर देना चाहिए। इतना सा मसला तुमसे हल नहीं हुआ? मायूसी से हंकार भरा। इतना सा मसला बनाने की ज़रूरत भी नहीं थी। आप सरबराह हैं, HR आपको जवाबदेह है, एक सीनियर एम्प्लॉय को नहीं। बादामी दराज आंखों ने गैर दिलचस्पी से सांवले चेहरे के साकित तासुरात देखे। शीशों के उस कमरे में ताकत का खेल जारी था। तीनों में सबसे ऊपर किसका हाथ रहेगा? इस खेल का खिलाड़ी हर घड़ी बदल रहा था, मगर नताइज अखज़ किया जाए तो खेल का ज़्यादातर हिस्सा सारा के हक में था। मेरा ख्याल है कि फिर सारा की नौकरी पक्की हुई। रुबैद ने माहौल की संगीनी तोड़नी चाहिए। 1 मिनट मिस लारेब। पहली बात मर्द से, जबकि दूसरे दरवाजे तक बढ़ती औरत से कहते वो उसे रोक गया। क्या आपने रुबैद सर को उनका ट्रांसफ़र लेटर ईमेल किया है? तबादलानामा उन अल्फाज पर इमारत की छत टूटकर दोनों पर गिरी। मैंने इनके ऑफिस भिजवा दिया है सर। क्या आप उनको बताना चाहेंगी कि इनको हम कहाँ मुंतकिल कर रहे हैं? लारेब ने सर हिलाया। डॉक्टर रुबैद जुजाज अब से हमारे मेडिसिन प्लांट में बतौर फार्मूलेशन साइंटिस्ट काम करेंगे, यहाँ मरकजी लैब में नहीं। रुबैद बाकायदा जगह पर डगमगाते हुए बचा। उसकी हवनक निगाहें लारेब पर थीं, जो हसल के इशारे पर बाहर बढ़ गई। अपनी कुर्सी से उठते वो मर्द अब कुर्सी के पीछे रखी हुई नाजुक चौकी तक आया। ये क्या है हसल? उसकी आवाज़ किसी खाई से आई। सफ़ेद कोट में बेइख्तियार दम घुटा। तसी गोल्फ के उस एजाज पर उंगली फेरते दो टोक लहजा। मुझे रिपोर्ट मिली है कि रीजेनिक्स का जो बैच हमने कल लॉन्च किया था उसकी महलूल यहाँ से नहीं बल्कि प्लांट जाकर बदले हैं। कैप्सूल में 50% IV बॉडीज़ हैं और 2 नंबर विटामिन्स को मिलाकर कैप्सूल भारी क्या है, जिसके बास उसकी मौसी असरात महज 10% रहे हैं। पुष्ट पर बाजू बांधते वो दोनों की जानिब पलटा। तुम्हें वहाँ जाना होगा रुबैद, अपनी ज़ेरे निगरानी ये सब करवाना पड़ेगा, वरना हमारे 3 साल के असासे और तुम्हारी 8 साल मेहनत रायगा है। आगे आते वो मेज़ पर झुका। यू टू फाइंड द आई वॉन्ट कल्प्रिट बिफोर इट्स टू लेट। मैं चाहता हूँ तुम मुजरिम को ढूंढो इससे कबल के बहुत देर हो जाए। आज से कबल शायद ही किसी ने हसल सामियान को ऐसा संजीदा देखा हो। जहाँ दाग उसकी शोहरत पर आ जाए वहाँ वो कीचड़ अगले की नस्लों पर मलता था। ये काम ज़ोएब का है हसल। प्लांट में अगर हेरा फेरी हो रही है
तो सिक्योरिटी देखती है, मैं नहीं। तुम और मैं दोनों जानते हैं वो आधी अकल का आदमी है। किसी ने वहाँ उसकी ना सुनी और उसने भिड़कर आधे पौने प्लांट को आग लगा देनी है। रुबैद की इल्तिजा पर साफ गोई से कहा, उसका गद्दार बाप फिर से मैं बस धोखा दही छोड़ कर गया है, कोई माल मैशी नहीं कि मैं बेटे का नुकसान भरता रहूं। रुबैद ने लबों को मिलाते खामोशी इख्तियार की। इस सारे अमल दखल में सारा की राय तो जैसे बेमायने थी। साइंसदान की बेइख्तियार नजर उठी और साथ बैठी सिया बालों वाली औरत को देखा। शिकस्त खुर्दा सा होते हुए अब उसकी इल्तिजा की तोप सारा के रुख पर हुई। तुम यहाँ काम कर लोगी, मैं हूँ या ना हूँ क्या फर्क पड़ेगा, है तो दोनों एक ही गिरोह में। झुकते हुए वो मोहब्बत से समझाने लगा। सारा ने नजरें फेरते हुए हसल को देखा। वो अपनी कुर्सी से टेक जोड़े जवाब तलब था। तराशिदा जबले भींचे और फिर गहरी सांस भरते हुए सारा मुतकल्लिम हुई। मैं अगर काम करूंगी तो तुम्हारी मौजूदगी में, नहीं तो मैं अपनी मौजूदा नौकरी के साथ भी मुतमईन हूँ। चश्मे के पार निगाहें बेयकीन हुई। हाजल ने आंखें उठाकर एक फातिहाना तंज किया, अपना निचला होठ काटा और रुबैद की तरफ दिलचस्पी से देखा, जहां उसका सफ़ेद जिल्द वाला चेहरा बेबसी से सुर्ख होता गया। जब्त आजमाई करते रुबैद ने उसका हाथ थामना चाहा। जब वो कोई भी बात किए जगह से उठ खड़ी हुई, अपना बस्ता संभाला, बाल दुरुस्त किए और दरवाज़ा पार कर गई। शौहर पर डाली आखिरी नज़र में सिर्फ इंतबा थी कि उसे उसके फैसले से मत हटाया जाए। रुबैद ने अपना बढ़ा हुआ हाथ खाली हाथ देखा। मुट्ठी में भीजते उसके कंधे ढलक गए। हजल अब एक जानी मौजूद अपनी गोल्फ की छड़ी संभाल चुका था। एक आखिरी ख्याल जो रुबैद के जहन में आया था, जवाल आता है और इंसान सबसे पहले तनाव होता है। और फिर मसनूई घास पर गेंद गिरने की आवाज़ ने हर चीज़ अपनी लपेट में ले ली। तन्हाई क्या थी, कोई गुलजार खान से पूछता। कब्रिस्तान में बनी वो एक ताज़ा कब्र थी। फूलों में छिपी मिट्टी अभी नम थी और कुतबा की जगह भारी सा पत्थर खड़ा था। दो जानों होकर पत्तियां फैलाता वो मर्द कमजोर था, लब बंद थे और आंखों में सब था। फिजा होती असर में वो उन खामोश कब्रों के बीच अकेला था। अब्बा मुझे डॉक्टर नहीं बनना, किताबें पटक कर फेंकते ये कोई 17-18 साल माहा थी। मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया माहा, अपनी पूरी जिंदगी तुम्हें दे दी है और तुम ये मेरी एक ख्वाहिश नहीं पूरी कर सकती। अपनी माँ के कमरे से बाहर बैठा हुआ मर्द तड़क कर बोला, मैंने भी तो आपसे कभी कुछ नहीं मांगा अब्बा, लेकिन ये आज़ादी मांगती हूँ कि पढ़ाई मुझे मेरी मर्जी से करने दी जाए। गर्मियों की तेज धूप में वो माँ बेटा बाहर स्टैंड फैन लगाए थे। जब माँ कमरे से निकली, डॉक्टर नहीं बनना तो कुछ नहीं करना, घर बैठो चुप करके, दो टोकसा कहते गुलजार घर से बाहर निकल गया। कुछ देर मजीद रुकता तो शायद उसकी बगावत पर हाथ इस्तेमाल करता। उमर रसीदा दरख्त की छांव में खड़ा आदमी खामोश था। हाथ उठाकर दुआ करते उसका चेहरा खुश्क रहा। या अल्लाह, तेरी अमानत मैंने तुझे लौटा दी है। अगर मैं खयानतकार हूँ तो सज़ा मुझे देना, मगर मेरी बेटी से जवाब तलब न करना। इसे एक कमज़ोर बाप की इल्तिजा समझ लें, यह अपने गुनाहगार बंदे की आखिरी ख्वाहिश। मुंह पर हाथ फेरा तो मगरिब की अजानों की गूंज बुलंद हुई। शाम का नील को अंधेरा ढलते सूरज की नारंगी रंग में घुला उसके ओटिस का लॉन में फैला था। गोल खिड़कियों से दिखता बागीचा एक लय में तराशा गया था। उस एक मंजिला घर में सिर्फ अकेला वही बासी था। नाजुक सी बलखाती सड़क पर निकल कर देखो तो वहाँ हर घर गोया कदीम बरतानवी राज के वक्त में कैद था। हरे छज्जे और मजबूत बाड़ के पीछे वसी लॉन और एक वस्त में वो बंद घर। उस इलाके में कमोबेश रिहाइश पाने वाले लोग सरकारी ओहदेदार या फिर ऊंची शमोलों पर फाइज थे। ऐसे में हसल सामियान का इस इलाके में रहना किसी वजाहत का मोहताज ना था। आज किसकी रेसिपी बुक से खाना बनाया था मार्को, घर वाला जायका था। नन्हे तौलिए से हाथ पोंछते हसल अपने मुलाजिम से मुखातिब था। लकड़ी और ईंटों की दरो दीवार वाला घर गरमाइश से भरपूर था। आपकी ग्रैनी जब यहाँ आई थी तो वो कुछ रेसिपी सिखा कर गई थी, बस उन्हीं में से बनाया। पसंद आया आपको? गहरी रंगत और पिस्ता कामत वाले मार्को ने इश्तियाक से पूछा। उसका जवाब देने के बजाय हजल चलते हुए हॉल के कोने में आया। लकड़ी की नन्ही मेज पर कपड़ा मारते हुए मुलाजिम खौफजदा सा हुआ। वजह खिड़की तले रखी वो शय थी। पाजामे की जेबों में हाथ डालकर झुकते हुए हजल ने मजबूत शीशे में मकीद शय को देखी। टेरेनियम में छुपा सिया बिच्छू रेत और कैक्टस के साथ
बड़ी नन्ही झोपड़ी में बैठा था। उसकी सियाह जिल्द पिंजरे की मस्नूई बत्तियों तले चमकदार थी। कत्थे रंग के लेंस में इश्तियाक भरपूर हुआ। सुल्तान को खाना डाल दिया था। 6 इंच के उस बिच्छू ने न अपने मालिक को पलट कर देखा और न ही किसी दिलचस्प का इजहार किया। सर, इसने तो कल वाला भी नहीं खाया। हजल का दिमाग भग से उड़ा। मार्को की इतला पर वो एकदम पलटा। तो तुमने उसे निकाला नहीं? अगर 24 घंटों तक अपना खाना ना खाए तो उसे निकाल कर फेंक देना मार्को, वो गजा जहर बन जाती है। ये ताकीद मैंने तुम्हें शुरू में ही की थी कि जब इसे कीड़े मकोड़े डालो तो ध्यान भी रखना कि सुल्तान खाना खाता भी है या नहीं। सर, वो मुझे काट लेता। मार्को ने अर्जी पेश की। तुम जैसी चीज़ों को काटने से पहले जानवर भी 10 बार सोचता है कि कहीं उल्टा जहर हम पर ही असर न कर जाए। हजल ने तासुब से बंद पिंजरे को देखा। अंदर का मस्नूई माहौल जानवर की जरूरत के मुताबिक था। तुम चाहते हो मेरा बेटा मर जाए? मुलाजिम को हजल सामियान की दिमागी हालत पर शुबा हुआ। जिस जानवर से लोग दूर भागते हैं उसी को हजल ने घर में पाला था। सर, आप इसे किसी और कमरे में रखवा दें। मैंने यहाँ आना जाना होता है। उसको देखकर अजीब खौफ सा लगा रहता है कि कहीं शीशे पर नोक मारकर बाहर न निकल आए। घर के दाखिली रास्ते से आगे राहदारी थी और फिर वो मरकजी कमरा जिसके एक कोने में हजल की औलाद मुकीम थी। जबकि खौफ तो सुल्तान को तुमसे लगना चाहिए। मुतवक्का कातिल हो तुम इसके। सफाई करते मुलाजिम पर चोट की। आपने अगर कोई जानवर पालना ही था तो कोई कुत्ता बिल्ली रख लेते, मेरा भी वक्त गुजर जाता। यह महंगा बिच्छू उठाकर लाना जरूरी था। आखिर यह है किस काम का? सुल्तान के चाल पर नजरें जमाए हजल की निगाहें फैली। कुछ मजीद झुकते उसका चेहरा शीशे के करीब तरीन हुआ। तुमने बिच्छू और कछुए की कहानी सुनी है? कछुआ उसे अपनी पुश्त पर बिठाकर दरिया पार करवाने की हामी भरता है, बशर्ते कि वो उसे डंग नहीं मारेगा। लेकिन वो अपनी फितरत से मजबूर उसे डंग मार देता है और यूं दोनों डूब जाते हैं। हाथ पुश्त पर बांधते मार्को ने अफसोस किया। गलत किया, जल्दबाज था और बेकाबू भी। हजल ने 2 उंगलियों से शीशे पर दस्तक दी। जब नदी पार हो जाती और शुक्रगुजारी का वक्त आता तब उसे मारना चाहिए था। बिच्छू का जहर बड़ा पुरअसरार होता है मार्को। उसे दुरुस्त वक्त और दुरुस्त शख्स के लिए महफूज रखना चाहिए। फिर तो इसकी खसलत तुम्हारी जैसी हुई। अपनी बात काटे जाने पर हजल उलझा। सीधा होकर सर उठाया तो माथे की सिलवटें गायब हुई। चौखट पर खड़ी जर्लिश मंसूर का चेहरा सुर्ख था जबकि आंखें लहू बरसाती थीं। सफ़ेद फर वाले भारी कोट समेत स्याह बेल बॉटम पहने वो सुनहरी बालों वाली मॉडल कयामत बनकर खड़ी थी। स्याह लंबे बाल और सुनहरी तेज नाखून कत्ल के इरादे से तराशे थे। तुम अंदर कैसे आई? दरवाज़ा खुला था, यकीनन गलती से रहा होगा, वरना तुमने तो पीछे छुड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अपना बैग मेज पर उछालते वो उसके रूबरू आई। मालिक की आंख के इशारे करने की देर थी। मार्को नजरें चुराता हुआ वहां से निकल गया। तुम ये क्या कर रहे हो मेरे साथ? बल्कि नहीं, तुम ये क्यों कर रहे हो मेरे साथ? उसकी आंखें सूजी हुई थी, मस्कारे की तह बिगड़ने को तैयार थी। न मेरे मैसेज कॉल का कोई जवाब, न मेरे मैनेजर का कोई इत्ला। हद तो ये कि जब मैं ऑफिस आई तो आधे घंटे तक बिठाने के बाद तुम अपनी मीटिंग का बहाना करते निकल गए। जानते हो, कल से मेरी जान सूली पर लटकी है। मैं जैलिश मंसूर, तुम्हारे प्रोजेक्ट और मुहिम का बुनियादी चेहरा, जिसकी शक्ल के बैनर्स और बोर्ड्स जगह जगह लगे हैं। कल जो लड़की बेहोश हुई है उस सानिया के असरात मेरे करियर पर भी आए हैं। सोफे पर ढेर होते हसल ने उसके शिकवे का जवाब न दिया। वह हनूज उसके सर पर खड़ी लड़ रही थी। मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स भर चुके हैं। 1 साल तक मैंने सिर्फ नूर हयात के बारे में बात की है। लोग मुझ पर ताने कस रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि ये वो थी दवा जिसके इश्तिहारों में मैं आती रही। ये था वो मंसूबा जिसे मैं अगला कौमी विरसा कहती थी। मैं तुम्हारी मुहिम की एम्बेसडर हूँ हजल सामियान। मैं अगर एक बदनाम ज़माना चीज़ को प्रमोट करूँगी तो उल्टा मैं भी इतनी बदनाम होंगी। बांस के सोफे पर गर्दन गिराते हजल ने आंखें मूंद ली। उसकी बेपरवाही पर जलिश का फशारे खून ठाटे मारने लगा। आंखें खोलो और मेरी बर्बादी देखो हजल सामियान। इस गंद में तुमने मुझे फंसाया है। और तुम किस गंद की बात कर रही हो? वजीर की रखेल बनकर रहने वाला गंद या नशे में धुत होकर हाईवे पर गाड़ी दौड़ाने वाला गंद? उसकी आवाज़ इंकशाफ की सच्चाई तले दबी। आंखें बंद किए हजल का अंदाज मुतमईन था, अलबत्ता जैलिश के पैरों से ज़मीन निकली। अगर तुम उन 2 खबासतों की बात कर रही हो तो। आंखें खोलकर मॉडल को देखा।
میں نے تمہیں غلاظت سے نکالا ہے زرلیش بیگم، تمہیں اپنی پشت پر بٹھاتے ندی پار کروائی ہے، اور اس سے پہلے کہ ہم ساحل کنارے تک آتے تم اپنے محسن کو نوچنے چلی ہو۔ زرلیش کا وجود بے دم ہوتے قریبی صوفے پر گرا، ہر سو اب محض ماضی کی سیاہی تھی۔ تم ایک بدنام ترین ماڈل جس کا کریئر چلتا ہی کاؤچ کاسٹنگ پر تھا، اس کو عزت کس نے دی؟ میں نے۔ DIU کے مقدمے سے کس نے نکالا؟ میں نے۔ سابقہ وزیر صحت سے کس نے بچایا؟ میں نے۔ حزل سامیان نے۔ خود کی سمت اشارہ کرتے اس کی ہم وقت نرم آواز اب سخت تھی۔ اگر آج تمہیں 4 لوگ جانتے ہیں تو میری وجہ سے، تمہیں کام ملتا ہے تو میں دلاتا ہوں، اگر اس روز جیل میں تمہارا ہاتھ نہ تھامتا تو اب تک تم جنت کے اس پار ہی کھڑی رہتی۔ وہ اس کے جھکے سر کو دیکھتے ہوئے بولتا گیا، یہ زندگی جو تم گزار رہی ہو جنت ہے، اور یہ جنت میری بنائی گئی ہے، چاہتی ہو تو میں چھین لیتا ہوں۔ زرلیش کے ٹھہرے ہوئے آنسو اس کے سفید کوٹ میں جذب ہوئے۔ چند گھڑیوں بعد اس کی کمزور بھیگی سی آواز سنائی دی، تمہاری محنت یک طرفہ نہیں ہے حزل، اگر سابقہ وزیر صحت کے خلاف میں تمہیں ثبوت نہ دیتی تو تم اسے بلیک میل کیسے کرتے؟ وہ اگر دباؤ میں نہ آتا تو تمہیں غیر مشروط فیور بھی نہ دیتا۔ زرلیش نے سر اٹھایا، اب کہ وہاں برہمی تھی۔ اس کا ہاتھ نہ ہوتا تو تمہاری دوائیوں کا کالا دھندا کب کا عوام کے نظر میں آ جاتا۔ وہ غصے کی شدت سے لرزی یا پھر اپنے گھنونے ماضی کے پاس۔ چھوٹے شہروں سے آئی یہ لڑکیاں یوں ہی بڑے گدھوں کی لالچ کا نشانہ بنتی تھیں۔ حزل ہونٹ کا کونا اٹھاتے ہوئے مسکرایا، ہاتھ باہم ملاتے آگے ہوا، تو یعنی تم مان چکی ہو کہ تالی 2 ہاتھ سے بجتی ہے، اور جب یوں ہی ہاتھ ملائے ہم پہلے بھی کئی دقتوں سے نکل آئے تھے، تو اب کیسی پریشانی جش؟ تمہیں آگے بھی میری مکمل سپورٹ ملے گی۔ ہاتھ بڑھاتے زرلیش کی کلائی میں سجی ہوئی باریک سی چین کے ہیرے درست کیے۔ زرلیش کے اعصاب بے اختیار بھاری ہوئے۔ شام کا اندھیرا کھڑکی سے جھانک رہا تھا اور لاؤنج میں بتیاں مدھم تھیں۔ لیکن ساتھ صرف تمہیں میرا ملے گا، میرے بھائی کا نہیں۔ وہ ایک مضبوط مرد ہے، مگر اتنا نہیں کہ تمہارے لیے وہ سب کرے جو میں کر سکتا ہوں۔ اس کی نازک کلائی انگلیوں میں لیتے حزل نے نظر آتی رگ پر انگوٹھا پھیرا۔ زرلیش کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو بیتاب ہوا۔ زویب کو چھوڑ دو، اسے میرا مشورہ سمجھو۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے حزل نے تجویز پیش کی۔ زرلیش کی سانس بھیجتے سینے میں دھس گئی۔ میں اس سے محبت کرتی ہوں، ہم 4 سال سے ساتھ ہیں۔ اس نے نظریں چراتے کہا، محبت کرتی تو 15 منٹ پہلے اپنا ہاتھ چھڑا لیتی۔ اپنی ہتھیلی پر رکھا اس کا مومی لمبا ہاتھ بلند کرتے جتایا۔ زرلیش کا چہرہ شرمندگی سے لال ہوا۔ تم اس سے محبت نہیں کرتی، تم اس کی محبت کے انداز سے محبت کرتی ہو، جیسے ابھی میں نے تمہارا ہاتھ ذرا سا سہلایا اور واپس کھینچنے کے بجائے تم نے بڑھا دیا۔ وہ ہلکا سا ہنسا، ماڈل کا سر مزید جھک گیا۔ اب کی مصنوعی کتھئی آنکھوں میں شریر سی خوشی تھی۔ کیا چاہتے ہو تم؟ حزل نے ناک سکیڑی۔ زیادہ نہیں، بس زیب کو چھوڑ دو۔ سنہری بالوں والی لڑکی نے بے اختیار سر اٹھایا۔ اس کے چہرے پر ایسا کرب تھا جسے کسی نے جان مانگ لی ہو۔ ہم نے ایک دوسرے کو 4 سال دیے ہیں، ایسے کیسے بنا وجہ کے چھوڑ دوں؟ 26 سالہ لڑکی روحاسی ہوئی۔ وجہ ہے تو؟ اس کا ہاتھ یوں آزاد کیا جیسے کوئی مکروا شے تھی۔ ابھی 2 ماہ پہلے تم دوستوں کے ساتھ مالدیوز گئی تھی تو تم نے اس پر چیٹ کیا تھا۔ پھر اس سے 7 ماہ پہلے تم اور زویب نیو یارک تھے جب وہ پہلے واپس آ گیا، اور تم نے 2 دن کسی روسی رئیس زادے کے ساتھ گزارے۔ اس کے علاوہ 1 سال قبل عمرے سے واپس کسی سعودی آدمی کے ساتھ پورے 2 ہفتے کسی ریزورٹ میں رہی۔ چاہتی ہو تو تصویر کے ساتھ سارے ثبوت دے دیتا ہوں۔ زرلیش کو خود سے زیادہ حزل پر بے یقینی ہوئی۔ وہ آدمی جو بظاہر صرف اپنی ذات کا دیوانہ ہے، وہ کیسے اس کے کالے دھندوں سے واقف تھا؟ تم مسلسل اسے دھوکہ دیتی رہی ہو، داد، توصیف، تحائف، پیسے، ان سب کے لیے تم نے کتنوں کے ساتھ وقت گزارا ہے، مجھے تو سوچ کر گھناتی ہے۔ اس کے ناک بھو چڑھانے پر زرلیش نے ہتھیلی میں ناخن گاڑے۔ تم بھی کوئی ایسے دودھ کے دھلے نہیں ہو حزل سامیان۔ دودھ کا نہیں، میں تو آب زمزم سے دھلا ہوں۔ آنکھیں چپکتے یقین دلایا۔ زرلیش اس کی رٹائی پر ششدر رہ گئی۔ میں زویب کو یوں نہیں چھوڑوں گی۔ ٹانگ پر ٹانگ چڑھاتے گویا ہوئی، جذبات گئے بھاڑ میں، ان سے پیٹ کی آگ نہیں بجھتی۔ کوئی مسئلہ نہیں،
वो अभी यहीं आ रहा है। दोनों को आमने सामने बैठा कर सबूत दिखा दूंगा। तुम तब तक कलमा दोहरा लो। नोट गिनते गिनते कहीं भूल न गई हो। सोफे पर पीछे होकर बैठते उसने पुष्ट पर एक हाथ फैलाया। कलमा क्यों दोहराऊं? मेरा निकाह होने वाला है, जनाजा उठने वाला है। मरकजी दरवाजे की सिम देखते वो चहक कर बोला। जरलिश की गर्दन में गिल्टी उभर कर मालूम हुई। जोएब एग्रेसिव नहीं, वो मुझ पर हाथ उठाना तो दूर, कभी चिल्लाया तक नहीं। अपनी खुशबख्ती जताई। आज चिल्लाएगा, हाथ उठाएगा और फिर तुम्हें पिछले लोन में दफना कर भी जाएगा। जैसे वो तुम्हारी सियाकारियों से नावाकिफ हैं, वैसे तुम भी उसकी बेबहा राजों से अनजान हो। चेहरा एक तरफ गिराते जरलिश की हैरान कैफियत का जायजा लिया। इससे कबल वो कोई इजहार करती, पथरीली रविश पर गाड़ी ठहरने की आवाज़ आई। फिर किसी ने दरवाज़ा बंद किया और बिना आवाज़ के चाप समेत राहदारी में एक वजूद नुमाया हुआ। ढीली सुरमई शर्ट के साथ स्याह स्लीक और छोटे कटे बालों वाला जोएब जुल्करनैन चौखट पर ठहर गया। पहली निगाह उस हस्ती तक गई जिससे दिल की हर राह जा मिलती थी। जरदिश की धड़कन बुलंद थी और जोएब की मध्यम। वहां खड़े खड़े जम जाओगे हीरो, इधर आकर अपनी मिसिस टूबी के सामने बैठो। हसन ने हाथ उठाते करीब बुलाया। जोएब सुस्त रवि से मेज के दूसरी सिमत अकेले सोफे पर बैठा, निगाहें अब तक जरदिश पर थीं। वो कितने दिनों बाद दिखी थी। उनकी आखिरी मुलाकात का इख्तिताम भी एक झगड़े पर हुआ था। तुम ऑफिस क्यों आई थी? बेइख्तियार जोएब की जुबान से फिसला। जरलिश की आंखें फैली। तुम वही थे? मैंने मिसबा से पूछा। वो तो कहता है कि जोएब सर। मैं वहां मुलाजिम नहीं, मालिक हूँ जरलिश। ना भी जाऊं तो हर खबर मुझ तक आ जाती है। उसने कतरे जताकर कहा था। माफी से पहले वो झगड़ा नहीं भूलता था। लेकिन तुम तक अपनी प्यारी महबूबा की खबरें नहीं आती? हसल की मुदाखलत पर जोएब उलझा। जरलिश के हाथ पांव फूले। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं अगले हफ्ते लाहौर जा रही हूँ, एक ब्रांड शूट के लिए। तुम्हें बताना भूल गई। इससे कबल हसल कोई और फसाद मचाता। वो झट से खड़ी हुई। जोएब के लहजे में कुछ ऐसा था कि जरलिश को महसूस हुआ, जो राज बेनकाब हुए तो उसका कोई भी पर्दा ढांप ना सकेगा। मैं पूछना पसंद भी नहीं करता, आंखें उठाकर नखवत से कहा। जरलिश की उड़ती रंगत को देखते हसल चेहरा छुपाए हंसा। तुम मेरे मैनेजर से बात कर लेना हसल, जो भी अगला शूट हुआ फिर हम उसे तय कर लेंगे। खुदा हाफिज करती वो आनन फानन वहां से भागी। अपने हड़बड़ाहट में उसका आगे से आती हुई मरजान शहीर के साथ जोरदार टकराव हुआ। चोट दोनों को लगी थी, मगर मरजान कमजोरी का इजहार कर दे तो मरजान न रहे। माजरत करती वो भागी। उसकी छोड़ी जगह पर आकर बैठते डॉक्टर ने हाथ का इशारा किया। इसके पीछे कौन लगा था? मेरी गज भर की जुबान। मरजान के भौचक्का तासुरात देखते हसल की रुकी हुई हंसी बहाल हुई थी। दोहरा होकर गिरते वो पूरे वजूद से हंसने लगा। मरजान ने जवाबन जोएब को देखा, जिसने लाइल्मी से कंधे उचकाए। उसके हुलिये पर डॉक्टर की आंखें छोटी हुई। किसी फैंसी ड्रेस पार्टी पर जा रहे हो या वहां से आ रहे हो? जोएब ने आबरू उचकाए। नहीं, वो तुम्हारा गार्नशिनों वाला हुलिया खत्म हो गया है। पहली बार ऐसा लगता है कि मुंह धोकर निकले हो। हंसी से बेहाल होते हजल सोफे पर नीम दराज था। मरजान की बात पर जोएब ने अपने दाढ़ी से पाक चेहरे और फौजी तर्ज में कटे बालों पर हाथ फेरा। लाला ने कहा था कटवा दो। मेरे हुलिये से कंपनी के साख पर बड़ा असर पड़ता है। वो अपनी लंबी जुल्फों के चले जाने के गम में था। अच्छा क्या, अब कम अज कम ये तो पता चलेगा कि मुंह शुरू कहाँ से हो रहा है और ख़त्म कहाँ पर। अपनी तारीफ पर वो बेइख्तियार दंग हुआ। उसकी हैरत देखते हसल एक मर्तबा मजीद हंसा। जोएब कभी अपनी कज़न को देखता तो कभी अर्गवानी शलवार कमीज में मौजूद कज़न की दोस्त को। हसल के हाथ पर हाथ मारते जहां मरजान जरा सा मुस्कुराई, वहां हसल दिल खोल कर हंसा। मलाल और तासुब से सर दाएं बाएं करते जोएब ने दोनों की अकल पर फाते पड़ी। मेरी कम हिम्मती पर जवाल नहीं आएगा। वो अपने वादे के मुताबिक उसके दरवाजे पर मौजूद थी। खुले बाल पुश्त पर ढापे थे, जबकि कलमों की सफ़ेदी अब के जाहिर थी। चौखट पर खड़े होते सारा ने एक उचटती सी निगाह महल के कमरे पर डाली। एक कुर्सी पर कपड़ों का ढेर था तो उससे कुछ ही दूर जूतों के खुले हुए डब्बों समेत खाने के खाली बक्से गिरे थे। उनसे नजरें फेरते सारा ने कमरे का दूसरा कोना देखा, जहां अलमारी पर आईना नजर था और उसके नजदीक रखी मेज पर किताबें और अशिया का सामान बिखरा था। बिस्तर की चादर अलग ढलक रही थी
और इस सब फैलावे के बीच बैठा उस कमरे का मालिक मजे से उंगलियां दौड़ा रहा था। बीन बैग पर बैठे महिल पांव बिस्तर के पांति पर टिकाए मोबाइल पर मुसलसल गेम में मगन था, अपने पीछे सारा की मौजूदगी से यकसर बेखबर। महिल, सारा के पुकारने पर उसने पलट कर देखा। कानों पर चढ़े हेडफोन बाहर की आवाज़ों पर बंदिश थे। सारा ने इशारा करते उन्हें उतारने का कहा। मुझे ज़रूरी बात करनी है तुमसे। हाँ, तो वहाँ क्यों खड़ी हैं, अंदर आए बैठे। महिल ने साथ रखा हुआ दूसरा बीन बैग थपथपाया। कमरे में फैले गंध से उसे बेइख्तियार कराहत हुई। न जाने कितने अरसे बाद वो उसके कमरे में आई थी। तुमने कभी यहाँ की सफाई नहीं की? भाभी की बात पर महिल ने अपने कमरे में देखा। बगौर जायजा लेने के बाद उसे बस एक ही खामी दिखी। अरे वो कपड़ों का ढेर। मामला रफा दफा किया। बरीरा ने धोने हैं, बाकी साफ सफाई बरी करती है जब उसका दिल चाहे। और जब तुम्हारा दिल चाहे तो तुम साफ सफाई के बजाय क्या मजीद गंद फैलाते हो? एक घर में होते हुए भी सारा बेइंतहा बातों से अनजान थी। ये बात तो उसके इल्म में आई ही आज थी कि महिल के कमरे का फरीजा बरीरा के नातवा कंधों पर था। सारा की मिसाल उस मर्द की सी थी जो आधे से ज्यादा दिन घर से बाहर गुजारता और फिर घर के कामों को माँ की नज़र से देखता, अपनी जानिब से हर तरफ अमन समझता। अगर माँ नहीं बताएगी तो उसे मसला नहीं दिखेगा। आपका क्या ख्याल था भाभी, मैं अपने कपड़े खुद धोता हूँ? सर झटकते यूं कहा जैसे फखर की बात थी। हाथ पांव तुम्हारे सलामत हैं, मुझे लगा इस्तेमाल करना भी जानते होंगे। महिल बदमजा हुआ। सफाई की इंस्पेक्शन अगर हो गई हो तो जाते हुए दरवाज़ा बंद करते जाना। सारा गहरी सांस भर कर रह गई। जब कुछ देर तक दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ ना आई तो महिल ने उलझ कर सर उठाया। वह अब साथ रखे नरम मोड़े को खींचते उस पर से खाने के जरिए झटक रही थी। कोई परेशानी की बात है क्या? महिल को लगा जैसे भाई भाभी में कोई झगड़ा छिड़ा है। तभी दी अकेली आई है। हो ना हो भाई ने कोई पंगा किया होगा, वरना भाभी तो बड़ी शरीफ है। जन्नत बी की हालत नाजुक है। कौन जन्नत बी? कुन सेहन के वाक़े बुलाए बैठा था। आगा मीना की नानी। बेनियाजी का इरादा चाहकर भी ना बन पाया था और दिल की रफ्तार में तेजी आई थी। अब खून की जगह तजस्सुस बहने लगा। क्या हुआ उन्हें? कैंसर था और अब अपने आखिरी मराहिल में है। कीमो करवाने का भी अब कोई फायदा नहीं हो रहा, डॉक्टर्स जवाब दे चुके हैं। तदफीन की तैयारी करनी है। अगले ही लम्हे सारा की तेज हाथ की चपत महिल के कंधों पर लगी। कराते हुए वो 2 फुट दूर हुआ और बाजू से लाते उस पर फूंक कर टकोर करने लगा। जब जनाजे का मसला नहीं है तो फिर आप ये सब मुझे क्यों बता रही हैं? वो रुहासा हुआ। उन्होंने मुझसे रिश्ते की बात की है, मेरे जहन में सबसे पहला ख्याल तुम्हारा आया। बज़ाहिर बेपरवाह बनते उसका दिल अंदर बिलियों उछल रहा था। हर सू अब बस बाहर ही बाहर थी। तुम्हारी नज़र में कोई तो होगा जिससे हम आगा मीना के लिए बात कर सकें। और अगले ही लम्हे बाहर के पत्ते झड़ गए, फूल मुरझाने लगे और शायद अभी खिजा रसीदा हुई। कड़वा सा मुंह बनाते महिल ने हाथ उठाए। ये अजीब फिल्मी सीन है। नानी के पांव कब्र में हैं और देखनी उसे नवासी की बारात है। अब ये उसके नाचने गाने की उम्र थोड़ी है, अल्लाह को याद करे। नानी मर गई तो उसके सर पर जो तुम्हारा एक्स बहनोई बैठा है वो ब्याह लेगा। वो कहना चाहता था ब्याह दे, लेकिन कह ना सका। मीना के मामलात में दिल बेईमान सा था। मेरी नाक में अजीब दम क्या हुआ है। हम तुम्हारी तरफ से इनकार कर चुके हैं तो हर 2 रोज बाद फिर से कॉल खड़का देती हैं। मैंने भला कोई मैरिज ब्यूरो खोल रखा है? सर झटकते सारा ने गर्दन में उठते हुए दर्द पर हाथ रखा। अब के जब महिल बोला तो वहाँ पिछली उकताहट और असली आजरदगी मकबूल थी, क्योंकि उनके अपने खानदान से अच्छे ताल्लुकात नहीं। जब तक हम वहाँ रहे हैं मैंने कभी किसी मेहमान को आते जाते नहीं देखा। सुनने में आया था कि उनकी बेटी ने बरादरी से बाहर शादी की थी तो गांव वालों ने माँ बेटी से कता ताल्लुक कर लिया। बेटी के सिवा उनका कोई था नहीं और अब नवासी का भी यकीनन नानी के सिवा कोई नहीं होगा। सारा खामोश रही। उसकी जिंदगी में भी तो महज कुछ ही रिश्ते थे। एक माँ छूट गई और अब मियाँ ही कुल कायनात था। वो अपनी नवासी को उस घर से दूर क्यों नहीं भेज देती? डॉक्टर बन रही थी ना वो बोलते हुए हिचकिचाया। बन चुकी है, अब रेजिडेंसी शुरू होगी, मगर मसला वो नहीं, अब्बास है। जहाँ भी जाएगी वो उसके पीछे आएगा। महिल ने तसव्वुर ही तसव्वुर में उस लंबे आदमी की गर्दन दबोची।
और तुम जानते हो इस मुल्क में औरत तन्हा नहीं रह सकती। इर्द गिर्द के मर्द उसे अवामी मिल्कियत समझ के पेश आते हैं तो मुल्क से बाहर भेज दें। महल ने अनोखी तजवीज़ दी। कहा था मैंने, लेकिन फिर मालूम हुआ कि जितना बचा कुचा था वो सब जन्नत बी के इलाज में लग गया है। वो अभी भी एक हाथ से गर्दन दबाती रही। इलाज का फ़ायदा बुढ़िया ने बचना तो था नहीं। दोबारा फ़ज़ाई हमला हुआ और इस मर्तबा लगने वाली चपत पिछली से ज़्यादा करारी थी। इसमें गलत क्या है? उनको चाहिए था कि मुस्तकबिल का सोचते, ना कि हाल के ना ठीक होने वाले मसाइल सुलझाते। हर धर्मी से कहते हैं नाखून चबाए। फिर तुम अपनी बहन पर पैसा क्यों लगाते हो? वो भी तो कभी ठीक नहीं होगी। बताओ, उसकी ज़िंदगी के लिए मेहनत क्यों करते हो? नाखून के गिर्द जिल्द कुतरते हुए वो गैर मरी नुक्ते को देखता रहा। उसकी जानी मुड़ते सारा कुछ आगे हुई। जिनसे दिल का रिश्ता जुड़ा हो उन्हें मजबूरियों के नाम पर छोड़ा नहीं करते। जिल्द कुतरते दांत ठहरे। दिल के रिश्ते पर जहन में पहला ख्याल आया। जामने शलवार कमीज, सियाह आंचल और पाँव में मकीज सफ़ेद चप्पल। इतने महीनों बाद उसका एक मकमसा तो हल हुआ। रुबैद भाई क्या कहते हैं? उसने थककर सारा की जानिब देखा। तुम्हारे इनकार पर वो बज़ाहिर चुप हो गया, मगर वो मीना से तुम्हारी शादी फिर भी चाहता है। मैं कुछ कमाता भी नहीं हूँ भाभी। बीवी आ जाएगी तो उसके खर्चे कैसे उठाऊंगा? महल ने माथे मसलते अफसरदगी से कहा। लेकिन तुम तो इनकार कर चुके हो। सारा के ताजुब आमेज अंदाज पर उसके दिल की उठती आवाज़ दोबारा दब गई। होंठ जोड़ते उसने हाथ गिरा दिए। वो सबका मोहसिन और खुद का मुखालिफ था। ये एक इंसान की ज़िंदगी का मामला है महिल। थिंक विद क्लियरिटी। उसके चेहरे पर लहजा भर को नफरत सी आई जो पलक झपकते उकताहट में बदली। मैं सोच कर ही कह रहा हूँ भाभी, मैं एक शादी को अफोर्ड नहीं कर सकता। मर्द ने निगाहें चुराई। तुम्हें क्या लगता है ये बात मैंने उन्हें समझाई ना होगी? बतेरा कहा है, मगर उनका एक ही मौक़िफ़ है। मर्द की ज़िंदगी में रिस्क उसकी औरत से आता है। शादी कर दो, सर पर पड़ेगी तो जिम्मेदार हो जाएगा। महल तल्खी से हंसा। तो दुनिया उसकी जद्दोजहद को कहाली से तशबीह देती है। यह शादी बरीरा नहीं चाहती। उसने मुझसे कसम उठाई है कि अगर मैंने हाँ की तो वो यहाँ से चली जाएगी। जाना तो उसने एक न एक दिन है ही। तुम उसके पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो। अगर हाँ चाहते हो तो कर दो। महिल आंख छोटी किए भाभी का चेहरा देखने लगा। उसके तासुरात पर मुताजब होते सारा खंगारी। आप और किसी के मामलात में इतनी दखलंदाजी, कहीं कोई जहनी सदमा तो नहीं लग गया थी? और ये रही तीसरी चपत। अब के महिल एहतियाती तदबीर के तहत बिस्तर पर आकर बैठ गया। मैं सिर्फ रुबैद का साथ दे रही हूँ। वो नहीं चाहता बरीरा के साहब का ससुराल की ख्वाहिश मुकम्मल हो। झटके से खड़े होते वो हंकारी। मेरी बला से तुम सिंगल मरो। हाथ झटकते वो दरवाजे की सिमत मुड़ी जब पीछे से महल की आवाज़ ने कदम रोक लिए। याद है हम कुदसिया आंटी की 40वें से वापस आ रहे थे तो आप और भाई कुछ खाने के लिए मोटरवे पर उतरे थे। सारा रुख फेरे खड़ी रही। तब पीछे बरीरा ने मुझसे कहा था कि मुझे आगा मीना नहीं पसंद, मगरूर सी है और अजीब हर वक्त खामोश सी रहती है। पहली भाभी भी अजीब बोरिंग सी है। अल्लाह ना करे मेरी दूसरी भाभी भी ऐसी हो। बिस्तर पर नीम दराज होते हुए महिला सा हंसी अब बढ़ी ही ना थी जब अगले ही पल कपड़ों का ढेर उसके मुंह पर आया था। कुर्सी पर रखे कपड़े उछालकर निकलती सारा ने अपने पीछे दरवाज़ा ठाक से मारा। बदकिस्मती से वो बंद होकर दरवाज़ा खुल गया था। महिल के कहके ने उसका दूर तक ताकुब किया। अपने मेले कपड़े उठाकर वापस कुर्सी पर सजाते वह हनूस मुस्कुराता रहा। ख्यालों ही ख्यालों में दूल्हा बने बैठा था। शायद मैं जवाल में रहकर नहीं मरूंगा। घड़ी की सुइयां 11 पर टिकी थी। ताजदर के अगले सहन में 2 गाड़ियां समेत एक बाइक खामोश खड़ी थी। पक्के सीमेंट का वो सहन कुशादा और कदरे कम गंदा था। अगर सहन की सीढ़ियों पर खड़े होते घर में झांको तो इस वक्त बरामदे की बत्ती जलती हुई मिलेगी। बावर्ची खाने से निकलती सारा ने पानी का भरा जग मेज पर रखा और फिर कुर्सी खींचते हुए रुबैद के मुकाबले बैठी। सादा सफ़ेद चिकनकारी के कुर्ते में आस्तीन चढ़ाए वो घर के आम से हुलिये में थी। खामोशी से चपाती का निवाला तोड़ते रुबैद और उसके माबेन कोई बातचीत न हुई। वो देर से घर लौटा था और आते साथ ही सारा उसे खाना परोसने लगी। किस प्लांट में तुम्हारा ट्रांसफ़र हो रहा है, नौशेरा या हरीपुर? सारा का लहजा सरसरी सा था। पता नहीं, जो हसल की मर्जी। जैसे तुम मेरी नहीं सुनती वो भी कहाँ मेरी सुनता है।
अफसरदगी से हंसते उसने सर न उठाया। सारा करने वाला चबाता जबड़ा सुस्त हुआ। मैंने कौन सी बात नहीं मानी? रुबैद ने बहमे उचकाते हुए उसे तंजन देखा। तुम मुझे कहकर गई थी कि मेरा साथ दोगी और वहां जाकर मुकर गई कि तुम्हें तो यहाँ काम ही नहीं करना। डू यू हैव एनी आइडिया हाउ एम्बेरेसिंग डेट वॉज? रुबैद के तल्ख अंदाज पर सारा ने कंधे उचकाए। मैं तो हक बजानिब हूँ। तुमने साथ काम करने का वादा किया था, मगर ये तो साथ नहीं। जहाँ तुम प्लांट पर काम करोगे वहाँ मैं लैब में एक निचले दर्जे की साइंसदान बनकर रहूंगी। मेरे इनकार पर नहीं, बल्कि तुम्हें खुद के साथ होती ज्यादती पर शर्मिंदा होना चाहिए। एक अदा से कहते उसने पानी का जग उठाया। किस बात की शर्मिंदगी? गिलास भरते एक रुबैद के नजदीक रखा और दूसरा अपने करीब। तुम इस वक्त मुल्क की दूसरी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी में एक सरबराही साइंसदान हो रुबैद। तुमने अपनी निगरानी में एक दवा बनाई है और इस सब के बाद तुम फैक्ट्री नुमा प्लांट पर बैठकर ईजाद हुई चीज़ों की तामीर देखोगे। सारा को अपने शौहर की बेवकूफ़ी पर अफसोस हुआ। तुम्हारी जगह लैब में बैठकर नई दवा बनाने की है, न कि फील्ड पर जाकर पुरानी दवा बनते देखने की। खुद की खुद तजलील कर रहे हो। अपने निशिष्ट पर पीछे होते हुए रुबैद ने लब सख्ती से मिलाए। आंखें बंद करते वो चेहरा झुका गया। अपने खाने का आखिरी लुकमा बनाते सारा शौहर के पीछे हुए तसरात से बेनियाज थी। अगर मैं सही दवा तैयार करूं और प्लांट के मुलाजमीन उसकी तरकीब बदल दें, मतलूबा अज्जा इस्तेमाल ना करें, मवाद में रद्दो बदल कर दें और दवा को बेअसर बना दें, तो इस सब का मुझे कैसे इल्म होगा? थक कर कहते उसने मेज के दोनों जानिब हाथ रखे। प्लांट पर मेरा ट्रांसफ़र अंधेरे में रोशनी है। मैं वहां जाकर बआसानी फरेबकार के मुतालिक मालूम कर सकता हूँ। उसकी आंखों में दिखता अज़्म और पुरजोश लहजे पर सारा ने खामोशी से लब जोड़ लिए। सर हिलाते अब वो बर्तन समेटने लगी। रुबैद ने कुर्ते में रखा फ़ोन निकाल लिया। कल रात तक तुम जानते थे कि मुजरिम कौन है और अब तुम कह रहे हो मैं मुजरिम मालूम करूंगा। क्या तुम्हारा शक दुरुस्त नहीं था? सारा ने सरसरी सा पूछा। नहीं यार, जिस पर शक था वो करीब तो काफ़ी दिनों से दफ्तर नहीं आया। फिर प्लांट की फोटेज देख ली जहाँ वाकई हजल के मुताबिक हेर फेर हुई है। फ़ोन पर उंगलियां चलाते हैं वो मसरूफ सा बोला। तब तक सारा तमाम बर्तन उठाकर बावर्ची खाने पहुंच चुकी थी। बेसन में गंदे बर्तन रखते सारा ने चढ़ी आस्तीन तंग की। यानी अब तो तुम रजामंद हो हमारी फार्मा में नौकरी करने के लिए? खाने के मेज पर बैठे ही उसे पुकारा। नहीं, वहाँ अगर तुम होते तो फिर भी संभाल लेती, मगर अकेले काम का लोड ज़्यादा होगा। फिलहाल मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। रुबैद आजरदा सा होते अपने निशिस्त पर बैठा रहा। वो बर्तन के लिए झाग बनाने लगी। लोग हज़ारों की तादाद में इंटरव्यू कर गए हैं सारा। मैंने उन सब लोगों को रद्द करके तुम्हारी सिफारिश की है, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू बी एट अ बेटर प्लेस। उस सब्सटेंसी जगह में तुम जितने भी साल काम कर लो, तुम्हारी सैलरी HSK के जूनियर रिसर्चर से भी कम रहेगी। उस सब्सटेंसी लेबोरेटरी का मशवरा भी तुमने ही दिया था। बेजरा सा अंदाज और वो उसे माजी का आईना दिखा गई। बर्तन मांजने के बीच उसने कहीं रुबैद का गुरूर भी रगड़ दिया। 3 साल हो गए हैं तुम्हें यही पुरानी नौकरी करते हैं। दुनिया आगे बढ़ने का सोचती है और तुम्हें बस जो नसीब हो गया उसी पर काना रहती हो। उसने कुछ उकता कर कहा। 7 साल हो गए हैं उसी पुरानी शादी में। लोग पार्टनर्स बदलने का सोचते हैं और मुझे जो नसीब हो गया बस उसी पर काना हूँ। गर्दन फेर कर उसने दहलीज के पार बैठे हुए मर्द को देखा। रुबैद के लब हिले मगर कोई जवाब न बन पाया। ये बात खत्म करने का दुरुस्त, आई एम प्रेग्नेंट। सारा ने ऐसे बेध्यानी से बोला कि रुबैद अपनी बात भूलते बेजबान हो गया। झाग से भरे हाथ, क्लिप से खींचे बाल और बरहना कलाइयों वाली उसकी बीवी बावर्ची खाने में खड़ी उसे देख रही थी। चंद सानिया यूं ही पुरइसरारी से नासमझी में बीत गए जब वो धीरे से उठा। मैं माँ बनने वाली हूँ। मैं इस अदनी सी नौकरी के मुताबिक ही काम कर सकती हूँ। जज्बात से खाली सर लेजे लिए उसने नल खोलते हुए हाथ नीचे किए। रुबैद लंबे डग भरता उस तक आया। चेहरे का रंग अब तक गैर था। हाउ मैनी मंथ्स? सांस रोके उसका लहजा मध्यम था। 2.5। हाथ झाड़ते सारा ने सर उठाया। रुबैद ने लरसते हाथों से उसके कंधे थामे। ऊपर से नीचे तक देखते वो अपनी बेध्यानी पर हैरान था। आखिर उसे अंदाजा क्यों ना हुआ? मुझे 2 हफ्ते पहले मालूम हुआ था जब तुम घर नहीं थे। सोचा था वापस आ जाओगे तो बताऊंगी। उसका रद्द अमल देखने के लिए उसने चेहरा उठाया। पुरअनाद खौफ की झलक
और बे यकीन हैरत में डूबी आंखें के जज्बात एकदम बदले। अब वहाँ रश्क, खुशी और इत्मीनान था। कतरे झुकते हुए रुबैद ने एक बाजू अपनी बीवी के गिर्द लपेटा। फख्र और उनसियत से उसका बाजू थपथपाते उसकी आंख के किनारे आंसू जमा हुए। अल्हम्दुलिल्लाह, 7 साल बाद अल्लाह ने हमें ये नेमत अता कर ही दी। अब वो सारा से दीगर तफसीलात सुनने लगा। बर्तन धोते वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसे हर जवाब देती गई। रात में ताजमीना के कमरे में तकिया दुरुस्त करते वो अपना बिस्तर लगा रही थी। अगर महिल जुजाज को लगता था सारा उस कमरे में ठहरी है, तो उसका अंदाज़ा दुरुस्त था। वो कल रात भी यहीं थी और आज भी। बिस्तर पर चित लेटे वो एक और रात जगह के लिए तैयार थी। क्या मेरी दुश्वारियां बढ़ने वाली हैं? नाश्ता हो गया? छोटी उंगली से फोन पर टिक टिक करते अरजान ने हड़बड़ाते हुए गर्दन घुमाई। दाहिने रुख से चलकर आती खरसंदा के सपाट नजरें उसी पर थीं। खाने की मेज पर पांव चढ़ाकर बैठी लड़की का नाश्ता खास खरसंदा की ताकीद पर बना था। एक दूध का गिलास, कबाब और सब्जियों का सैंडविच। सरबराही कुर्सी संभालते औरत की स्याह शॉल में दमकते चेहरे पर जा बजा झुर्रियाँ थी। चाय बनाती मुलाजमा के बजाय वह नवासी का मुआयना करने लगी। गहरा नीला पजामा शर्ट जिस पर मुख्तलिफ डॉट केक पेस्ट्री बनी थी। पोपले से चेहरे पर बरहमी लिए वो शब ख्वाबी के लिबास में तेज तेज खाने की लुक में निकल रही थी। चौकन्ना निगाहें फोन की बुझी हुई स्क्रीन की सिम थी। आपके लिए कुछ लाऊं? आखिरी लुकमा लेते वो कुर्सी खींचते हुए उठी। खरसंदा ने उसे हाथ के इशारे से नफी की। तवानाई ज़ाया ना करें, इतने नाश्ते के बाद वैसे भी आपके बेहोश होने के इम्कान है। अरजान ने झेप कर सादिया को देखा। पल्लू में मुंह छुपाते हुए वो खिसियाना सा मुस्कुराई और फिर चाय के बर्तन समेटते बावर्ची खाने की सिमत पड़ गई। बीबी जान, कम से कम मुझे नौकरों के सामने तो बेइज्जत ना किया करें। खफगी से मुंह बनाते वो धप से कुर्सी पर बैठ गई। शर्मिंदगी होती है मुझे। शर्मिंदा होने के बजाय अगर आप थोड़ी सी गैरत कर लें तो मुझे अकेले में भी बेइज्जती ना करना पड़े। अरजान का मुंह खुला का खुला रह गया। चाय की चुस्की भरते औरत की उंगलियां नगीनों से सजी हुई थीं। गुस्से से हुंकारा भरते हुए वो अपने दूध का गिलास कटाकट पीने लगी। मोबाइल चलाते स्क्रीन का मुआयना किया। जब पहले से तशना ताशरात में मजीद बेजारी आई, कुन आंखों से देखती हुई खरसंदा अरजान का हर उतार चढ़ाव परख रही थी। किसके मैसेज का इंतजार है? बजाय सवाल करते अरजान जानती थी वो महज सवाल नहीं, बाकायदा तफ्तीश थी। उसका एतमाद पल भर में डगमगाया। कौन सा मैसेज? अरजान ने फोन पलट दिया। वही जिससे आप अपने नाश्ते के दौरान बातचीत करती रही हैं। किससे बात कर रही हैं? हक बजानिब होने के बावजूद खरसंदा की शक की निगाहें कमजोर कर देती थी। जोएब से बात कर रही थी। उसका लहजा ना चाहते हुए भी तेज हुआ। 2 हफ्ते पहले वो कराची से वापस आया था और आते साथ फिर गायब हो गया। कल से मेरा कोई मैसेज, कोई कॉल नहीं देख रहा। लाला ने बताया वो कॉटेज में ठहरा हुआ है। मैंने उन्हें कहा भी था कि मेरी बात करवा देना, मगर वो भी सुनकर गोल कर गए। जरूरत से ज्यादा लंबी वजह देते उसने फोन नानी की जानिब बढ़ाया। अगर आपको यकीन नहीं तो चैट खोल कर देख लें। खरसिंदा की एकदम तेवरी चढ़ी। ये क्या तरीका है बात करने का? मैंने आपको ये तमीज सिखाई है? मेरा फर्ज है आपसे पूछताछ करना, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मुझे आप पर शक है। अरजान कदरे नादिम हुई। मैंने आपको पाला है अरजान, मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रही हूँ। अगर आपको मुझसे इतना ही मसला है तो ठीक है, मेरी तरफ से आप जो मर्जी करें। अफसोस से गर्दन झटकते खरसंदा ने फिसलता दुपट्टा दुरुस्त किया। सोने और हीरे के कंगन पहने वो औरत अब मुंह फेरे तस्बीह करने लगी। अरजान के हाथ पांव फूले। वो अपनी नानी की नाराजगी नहीं सह सकती थी। आखिर को उस घर में एक उन्हें ही तो उसकी फिक्र थी। सादिया खरसंदा का नाश्ता लेकर आई। उबले चावल में दूध, चीनी समेत तली हुई ब्रेड, जिसके एक तरफ प्याली में मलाई थी, और कटे हुए फल। इससे कबल वो डबल रोटी उठाती, अरजान ने उसका हाथ थाम लिया। तुम जाओ, मैं कर लूंगी। सादिया खामोशी से वहां से हट गई। आज तो बुढ़िया गई। मुलाजमे के जाते ही अरजान ने गर्म हुई डबल रोटी उठाई और मेज पर मौजूद शहद की बोतल नजदीक की। स्लाइस पर शहद लगाते खरसंदा अपनी तस्बीह करने में मसरूफ रही। ये ले। शहद लगी स्लाइस दोनों हाथों से नानी की जानी बढ़ाई। खरसंदा ने एक निगाह नाश्ते पर डाली और दूसरी उस पर। मुझसे नाराज हो जाएं, मगर खाने से मत हो। आपने दवा ना खाई तो लाला मेरा सर खाएंगे कि मजबूरन मुझे दवा खानी पड़ेगी।
मैम ने जितना मुंह बनाते उसने डरने की अदाकारी की। खरसंदा अभी भी ताज्जुब से अरसान को देखती रही। मैं निवाला तोड़कर आपको हाथ से भी खिला देती, लेकिन कब्र में लेटे नाना तड़प जाएंगे। वो कुछ ऐसे जलकर बोली कि खरसंदा ना चाहते हुए मुस्कुरा दी। आंखें घुमाते उसने डबल रोटी थामी तो अरसान की ऊपर नीचे होती धड़कन को सुकून मिला। उनको क्या परवाह होगी, वो तो जन्नत में किसी हूर के साथ होंगे, और वो हूरें भी आप जैसी दिखती होंगी। मुस्कान छुपाते खरसंदा ने उसे घोरी से नवाजा था। नानी की खिफत पर हंसते उसने हाथ उठाए। निगाहें बेइख्तियारी आंगन के सामने बनी हुई राहदारी तक गई थी। हंसी सिमट गई और मुस्कुराहट छुप गई। खरसंदा ने उसकी तकलीद में गर्दन फेरी। जहाँ कमरे से बाहर निकलती हाजरा पीछे दरवाजे को ताला लगा रही थी। ये वही कमरा था जो उसने अपने ख्याली बेटी के लिए तामीर किया था। उसकी चाबी भी सिर्फ उन तक रहती थी। लम्हे के 1000वें हिस्से में अरजान का सुकून बर्बाद हो गया। रंगत निचड़ गई और आंखों की चोट बुझ गई। तुमने आज सारी रात फिर वहीं गुजारी है? माँ के पीछे से गुजरती हाजरा के कदम एकदम रुके। चार दीवारी के बीच बने आंगन में खरसंदा की उससे पुरुष थी, जबकि अरजान का नेम रुख था। इंसान अपनी जगह पर रहे तो ही सस्ता है बीबी जान। बात का रुख वो किसकी सिमत फेर रही थी, दोनों खातिन खूब समझ गई थी। बिल्कुल, मेरा भी यही अकीदा है। तभी तो पूछ रही हूँ कि तुमने फिर सारी रात वहां क्यों गुजारी? लंबे से गाउन में मौजूद हाजरा ने तेज में आते उनकी सिमत कदम बढ़ाए। वो मेरी गुमशुदा औलाद का कमरा है, मुझे वहां रहने से कोई नहीं रोक सकता। अरजान का सर हनूस झुका था। ये तुम्हारी हाजिर माँ का घर है और आज से तुम्हें यहाँ रहने से हर कोई रोकेगा। पलटकर लाताल्लुक अंदाज में कहते उसने एक निगाह गलत हाजरा के कांपते वजूद पर डाली। अगली आवाज मुलाजमीन को दी, बड़ी बाजी का कमरा खाली करो, ये आज से यहाँ नहीं रहेंगी। आजान ने तड़प कर सर उठाया। हाजरा अपने उन्हीं ढीठ कदमों पर खड़ी रही। मुलाजमीन एक दूसरे के चेहरे देखने लगे। एक दूसरे को मत देखो, मैंने तीनों को कहा है, जाओ जाकर सामान फेंको। खरसंदा के हुक्म अंदाज पर वो तीनों आनन फानन भागे। अरजान ने उन्हें सीढ़ियां चढ़ते हुए देखा। उसका दिल एकदम बैठा। खैर है, निकाल दे। झुककर आगे होते हाजरा ने एक हाथ मेज पर दूसरा अम्मा की कुर्सी पर रखा। मैं हमारी कंपनी की चेयरवुमैन हूँ और सीईओ के मकाम पर बैठा आपका नवासा मेरा मुलाजिम है। मैं यहाँ से निकलूंगी तो अगले ही मिनट वो भी कुर्सी से हटेगा। होठ उठाकर मुस्कुराते हुए हाजरा जलील पीछे हुई। खरसंदा उन्हें ठंडी ठार नजरों से बेटी को देखती रही। ठीक है। हाजरा माँ के हथियार गिराने पर खुश हुई। निकाल दो, वो उससे ऐसी 10 कंपनियां खड़ी कर लेगा। कंधे उसकाते जंग के पुराने खिलाड़ी ने नौमौलूद मुकाबिल से नेज़े फेर लिए। हाजरा ने हक्का बक्का होकर माँ का मुतमईन वजूद देखा। आप इस गैर खून के लिए मुझे दरबदर कर रही हैं? हाजरा ने कराहत से अरजान की जानिब उंगली उठाई। अपनी सगी औलाद को? जब पालतू सठिया जाएं तो उन्हें प्यार से संभालते हैं, ना संभले तो डंडे की जोर आजमाई करते हैं, और अगर तब भी ना माने तो उन्हें आज़ाद कर देते हैं। मैं भी तुम्हें आज़ाद कर रही हूँ। नाश्ता खत्म करते खरसंदा ने कुर्सी धकेली। आज बुध है, अगले जुमरात को अरजान के ससुराल वाले तारीख लेने आएंगे। तुम रस्मन आना चाहो तो आ सकती हो, ना भी आओ तो तुम्हारी खास जरूरत नहीं। कंधा थपकते सब्ज आंखों वाली अफगान मुस्कुराई। एकदम ऊपरी मंजिल से किसी भारी शय के पटकने की आवाज आई। हाजरा के कमरे से मेज कुर्सियां बाहर निकालते वो खादमीन राहदारी में सजा रहे थे। अरजान ने वहशत के आलम में उनकी जारियत देखी। हाजरा के आसाब शल हुए और खरसंदा मुस्कुराती रही। जल्दी जल्दी करो लड़कियों, हफ्ते में एक मरतबा बराए नाम दफ्तर जाने में चेयरवुमैन साहिबा को कहीं देर न हो जाए। चुटकी बजाते वो ऊंचा ऊंचा बोलती सीढ़ियों की सिमत बढ़ी। रखो वापस, सब कुछ वापस रखो। खरसंदा के कदम रुके। दूसरी मंजिल से झांकती हुई लड़कियां सहन में खड़ी अरजानदार की आवाज पर थम गई थी। मेरी माँ कहीं नहीं जाएगी। हाथों को भीजते नीले लिबास वाली लड़की अपनी नानी से मुखातिब थी। खरसंदा ने गर्दन फेरते ताज्जुब से देखा। जब मुझे उनके रवैये से इख्तिलाफ नहीं तो आप किस हक से मेरे लिए आवाज उठाती हैं? आप ही ने सिखाया है कि जब तक कोई खुद कदम नहीं बढ़ाता उसे धक्का देने वाले भी नहीं मिलते। मैं कदम नहीं बढ़ा रही तो मुझे धक्का भी मत दें, ऐसे ही ठीक हूँ, मुझे उनसे कोई शिकवा नहीं। कमर पर फैले बालों के आबशार में दहकता चेहरा गुस्से और बेबसी के आलम में सुर्ख हुआ। एक माँ हक तलफी करने के बावजूद भी हक पर थी और बेटी हकूक माफ किए भी मुस्लिम थी।
खरसंदा ने एक नज़र अरजान का हाँफता हुआ वजूद देखा और फिर लाताल्लुक सी खड़ी हाजरा को। यह है तुम्हारा गैर खून, जो सगे खून के आगे भी ढाल बना है। काश हाजरा, मैंने तुम्हारी तरबियत भी इस जैसी की होती तो आज ये तमाशा न लगता। हकारत से कहते सर हिलाते खरसंदा ने बेटी को शर्म दिलाना चाहिए। ढिठाई और जिद का वो वजूद टस से मस न हुआ। ना अरजान को रश्क से देखा, ना माँ के आगे सर झुकाया। बस मुलाजमीन को अहकामात देते हुए सामान वापस कमरे में रखने को कहा। सब चले गए तो आंगन खाली हो गया। धूप अब उतरने लगी जब अरजान कुर्सी पर तकरीबन ढह गई। ममता की हिरस में उठाया हुआ कदम उसकी बेबसी के बास था। मोहब्बत की भूखी लड़की 23 सालों से कटोरा हाथ में लिए माँ के आगे दो जानों थी, मगर वो कटोरा देखना तो दूर, पाँव की ठोकर से उसे ही गिराते हुए आगे बढ़ जाती। बस मेरे ही मुश्किलात में सवाल नहीं आएगा। वो अभी इसी सोच में बैठी थी जब फोन की घंटी ने सोच में खलल डाला। अरजान ने बेदिली से स्क्रीन जलाई जब उदासी कुछ दूर हुई थी। सॉरी, क्लास में थी। हाँ कहो, क्या मसला हुआ? स्क्रीन पर जगमगाता पैगाम उसकी दोस्त का था। दुख की घड़ी में दोस्त का पैगाम आ जाना यूं था जैसे घुटन का कम होना। खाने की मेज से उठते दालान में जाते अरजान अब दोस्त को नखरा दिखाने लगी। थोड़ा सा छिपाएगी, फिर सारी कहानी अलफ्ता ये सुनाएगी। शहर सनोबर में आज एक खिलता दिन था। यह मंजर एक ऑडिटोरियम हॉल का था। ऊंचा चबूतरा सियाह और सुर्ख रंग का था, जबकि पिस्ता कामत कुर्सियों के अलावा भी रश बेशुमार था। बैठना तो दूर, खड़े होने तक की भी जगह ना थी। सफ़ेद कोट और यूनिफॉर्म में मौजूद वो मुस्तकबिल के डॉक्टरान की भीड़ में थी। नुसरत शहीर मेडिकल और डेंटल कॉलेज की जानिब से ये एक OTT पॉडकास्ट शो था, जहां मुल्क के मारूफ हस्तियों को बुलाते बातचीत होती, सवालात छिड़ते, बहस रखी जाती और कभी महज तनाज़ात पर गुफ्तगू होती। प्रोग्राम में पूछे जाने वाले सवालात से लेकर मौज़ूआत तक हर चीज़ का इंतखाब तुलबा के हाथ में था। 7-8 तुलबा के पैनल में हमेशा मुख्तलिफ तुलबा होस्ट होते थे। आज बारी याकूब ज़ैन की थी। आपने सियासत करना क्यों छोड़ दी सर? कॉलेज के लोगों वाले सफ़ेद कोट तले सुरमई स्क्रब पहने याकूब बोला। प्रोग्राम के मेज़बान का ये खसूसी लिबास था। सियासियत तो मैं आज भी करता हूँ, बस कुर्सी और दफ्तर बदला है। खाकी शलवार कमीज में कफ मोड़े, हाथ में कॉफ़ी उठाए हसल भरपूर मुस्कुराया। उसकी यूँ मुस्कुराने पर नारों और तौसीफ का शोर बुलंद हुआ। लेकिन अपने पेशे में बुलंदियों तक आने के बाद दस्तबरदारी दे देना ये एक बहुत अजीम फैसला है। ऊंची कामत और मजबूत कंधों वाला याकूब हैरान था। बुलंदियों के आगे जवाल था और जवाल से किसको खौफ नहीं आता। तो यानी इस फैसले के पीछे एक ठोस वजह थी। 3 साल कबल जब आप सूबाई इलेक्शन जीतने के बाद कुर्सी से मुस्तगी हुए थे तो आवाम को धचका लगा था। पहली मर्तबा एक उम्मीद बंदी थी और फिर वो छिन गई। तो क्या आपको एक मर्तबा भी पीछे हटने का पछतावा नहीं हुआ? रोशनी का हाला मेज़बान से मेज़बान पर ठहरा। मेरे फैसले पर दुनिया पछता सकती है, मैं नहीं। एक बाजू कुर्सी की पुष्ट पर डाले वो टांग पर टांग रखे था। तो क्या HSK फार्मा का CEO बनने पर दुनिया पछता रही है? आवाम में जोश उभरा। गुफ्तगू में अब मसाला बढ़ने लगा था। दुनिया के पछतावे दुनिया से पूछें। बेनियाजी से कंधे उचकाए। क्या यह हकीकत है कि नुसरत शहीर मेडिकल और डेंटल कॉलेज के तुलबा माह गुलजार की मौत आपके दवा के बास हुई है? हजल इस सवाल के लिए तैयार था। आखिर को इसी हमले के लिए तो वो आया था। हम नहीं, योद गवाही देगी। कॉन्फ्रेंस हॉल के कमरे में मौजूद चेहरा उलझे सुरमई लिबास वाला हजल स्क्रीन पर नजर आते हुए अफराद से मुखातिब था। हाँ भी और नहीं भी। याकूब की भवें सिकुड़ी। नहीं इस लिहाज से कि माह गुलजार के दिल में पैदाइशी सुराख था। दिल का दौरा पड़ जाने के बाद उनकी मौत में किसी बशर का हाथ नहीं। वो मलाल से बोला। और हाँ इस लिहाज से कि हमारी दवा ऐसे मरीजों के लिए आफाकी नहीं जिनके दिलों में सुराख हो। एक हलचल सी मच गई। हर कोई गर्दन फेरे एक दूसरे को देखने लगा। याकूब के कदमों से जमीन सरक गई। रद्द करने के बजाय हसल ने सर तस्लीम खम किया। और नौजवान नस्ल कैसे गवाही देगी? मिर्जा अलमास चढ़कर बोला। 2 दिन मुझे दें और फिर चर्चे आपके सामने होंगे। वी के निशान में उंगली उठाते हुए उसने स्क्रीन के आगे लहराए। तो फिर आपका दावा के दवा 100% मौसर है, गलत हुआ? हजल ने जबान तालु से मारते इनकार किया। हमारी दवा 100% मौसर है। फ़र्क महज इतना है कि जिन लोगों को पैदाइशी दिल का अमराज हैं वो उसे डॉक्टर के नुस्खे से इस्तेमाल करें।
गहमा गहमी अभी भी कायम थी। हजल पुरसकून सा हाथ जोड़े उनकी उड़ती रंगत से दिल ही दिल में लुत्फ उठाए हुए था। लेकिन इसी बात को मद्देनजर रखते हम रीजेनिक्स की लॉन्च को कुछ अरसे के लिए मुलतवी कर रहे हैं। हमारी रिसर्च टीम एक मरतबा दोबारा सर जोड़े इस कमी का हल निकालने के लिए सरगर्दा है। जवानी की सहूलत पर हर शख्स का हक है, इसमें से हम कमज़ोर दिल वाले अफराद को खारिज नहीं कर सकते। जब नताइज आएंगे तो ही दवा दुकानों में आएगी, नहीं तो हमारे हरीफ जीते और हमारे हतमी अंदाज में कहते वो नशिश से उठ खड़ा हुआ। लोगों के सवालात धड़ाधड़ बुलंद हुए। उनको नए मौजू में उलझाते हुए हसल सामयान उनका वक्त खरीद गया। अब दिनों तक हर तरफ उसी की बात होगी। ये प्रोग्राम ना लाइव आता था, ना टीवी पर, ना जाने गुलजार खान तक ये हकीकत कितने अरसे तक पहुंचेगी। कुछ देर बाद तुम्हें ज़ेर सनत कार वहां से निकलता मिलेगा। दोनों जानिब से सिया लिबास में अक्खड़ मिजाज मुहाफिज के बीच वो अक्सर ही लेंस लगाए लोगों को उजलत में ऑटोग्राफ देते हुए आगे बढ़ता गया। वो अपने कदरदानों की इज्जत करता था। फासले से देखती मरजान शहीर खामोश थी। पार्किंग लॉट में खड़ी उसकी सिया लैंड क्रूज के बाहर हमान और उसका ड्राइवर मौजूद था। दूर से चलकर आते शख्स को खामोशी से देखते उसका जहन कल का किस्सा दोहराने लगा। हसल की पेशकश और तुलबा के दबाव में ही उसके कॉलेज के प्रोग्राम में हसल मौजूद था। उसका काम भी हो जाता और दूसरी पार्टी भी खुश हो जाती। हसल दरमियानी सोफे पर था, जबकि ज़ोएब मरजान उसके इर्द गिर्द मौजूद एक निशिश्ती सोफे पर थे। पिस्ता कामत मेज पर अब लवासमात सजे हुए थे, जिन्हें छूने का तरद्दुद किसी ने न किया था। मीडिया बेइंतहा उछल रहा है। हॉस्पिटल की लॉबी में हर वक्त कोई एक नुमाइंदा रिपोर्टिंग करता रहता है। मेरे साख खराब हो रही है, मेरे मरीज भाग रहे हैं। ये शिकवा जहनी अमराज की तबीब डॉक्टर मरजान शहीर का था। माह गुलजार की मौत ने तहलका मचा दिया था। लोग मुख्तलिफ गिरोह में बटे अपनी अपनी आरा दे रहे हैं। कोई रीजेनिक्स की गलती मुकर्रर कर रहा है, तो कोई कह रहा है कि नुसरत शहीर वालों की लापरवाही से एक मासूम की जान गई है। और चंद तो ऐसे दानिश्वर हैं, उनका कहना है कि HSK फार्मा और नुसरत शहीर ग्रुप ऑफ हेल्थ केयर ने कोई घिनौना राज छुपाने के लिए उस तुलबा को मारा है। उनकी मालूमात में इजाफा करते हैं ज़ोएब ने हंसा। एक चोटी को मसल नहीं होता तो हम बड़े मजमे में तफरीक क्यों लगाते। हंसते हुए उसने गर्दन पर हाथ फेरा। उन दोनों की जमा करता हकाइक पर खामोश हजल ट्रानियम में कैद सुल्तान को देखता रहा। हरकत करता हुआ बिच्छू अब रेत में अपनी पूंछ मार रहा था। उसकी नजरों के ताकुब में देखते दोनों बेक वक्त उलझे। हजल, मरजान ने अपनी हील से 2-3 मरतबा फर्श पर दस्तक दी। तुम अपनी औलाद की नजरें बाद में उतार लेना, पहले ये अपना फैलाया हुआ रायता समेट लो। ज़ोएब ज़ेरे लब मुस्कुराया। लाला पर एक यही औरत हुकूमत कर सकती थी, और लाला एक इसी औरत के राज से मुतमईन रहते थे। यह मसला अहम नहीं कोरल, इस मसले तक लाने वाला अहम है। सीधा होते दोनों को देखा। उलझे हुए साथी उसके वजाहत के तालिब हुए। रुबैद जुजाज, समंदर की बड़ी मछली और हमारा हरीफ। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो दवा उसी ने ही बदली है? मरजान के सवाल पर उसने गहरा सांस भरा और फिर पीछे होते हुए ज़ोएब को इशारा किया। यकीनन वो आगाही में तबीब साहिबा से आगे था। नूर हयात लाला का आइडिया था, लेकिन इसमें बनने वाली दवा रीजेनिक्स का सरबराही साइंसदान रुबैद जुजाज था। सब सही जा रहा था जब उसे हमारे हरीफ कंपनी के जानिब से ऑफर हुई। वो रीजेनिक्स का नुस्खा चाहते थे, और कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक अगर रुबैद जुजाज ने खुफिया मालूमात कंपनी से बाहर की तो कई सालों की जेल समेत उसका DML दवा बनाने का लाइसेंस भी जब्त हो सकता है। उंगलियां बाहर मिलाए वो मरजान को हर तफसील से आगाह करता रहा। वो साबका 3 माह से हमें यूं ही सता रहा था, और उसका एक ही मुतालबा था, अगर उसे पैसे ना दिए गए तो वो ये नुस्खा उनको बेचकर फरार हो जाएगा। उसे हमसे शिकवे बहुत थे, और जब वो शिकवे बदगुमानी में बदले तो उसने शदीद कदम उठाया। मरजान यकसुई से सुनती रही। क्योंकि रीजेनिक्स एक हाई प्रोफाइल तजुर्बा है, हमने महदूद मिकदार में दवा बनाई थी, पायलट बैच, ताकि जैसे ही लॉन्च हो हम कुछ दवा मार्केट में पहुंचाकर उसकी सेल वेल्थ देख सकें। मगर तमाम जांच पड़ताल के बाद मालूम हुआ कि इस बैच के साथ छेड़छाड़ की गई है। रुबैद जुजाज ने प्लांट में बनती दवा की कीमियाई मिकदार में तब्दील कर दी, जिसके बाद वो कारामद नहीं खतरनाक साबित हुई। बात के इख्तिताम पर ज़ोएब ने कुन अखियों से हजल को देखा, जैसे पूछ रहा हो मैंने दुरुस्त कहा ना? तो अगर सबूत मुकम्मल है रुबैद जुजाज पर केस कर दो। मरजान का हल आसान था, मगर अभी मालूमात बाकी थी।
केस कर दिया तो हमारे करोड़ों डूबेंगे लेडी रेड। मरजान ने हजल से जोएब को देखा। वो इस दुश्वारी से अनजान थी। सिर्फ रुबैद जानता है कि रेजेनिक्स का नुस्खा कहाँ है। हमने डेटा में इसलिए महफूज नहीं करवाया क्योंकि चोरी हो जाने का खतरा था, और जो नुस्खे की कॉपी मेरे पास थी वो रुबैद जुज्जाज ने जाली दी थी। ही सेट अप अ रेड ट्रैप एंड वी लीड आवर सेल्व्स इन इट। दस्तक की आवाज़ उसे हाल में ले आई। हड़बड़ाते हुए मरजान ने शीशे से कोहनी टिकाई। दूसरी जानिब खड़े हजल ने उसे शीशा नीचे करने का इशारा दिया। सियाह चश्मों से ढकी हुई मरजान की आंखें उससे मख्फी थीं। मेरा इंतजार कर रही थी तो कह देती, सारे काम छोड़ा था। दोनों कोहनियां शीशे पर टिकाए वो झुकते हुए महजूज सा बोला, अगर खुशफहमी का कोई समंदर है तो तुम उसमें डूब मरो। इससे कबल मरजान शीशा ऊपर चढ़ाती हसन ने हाथ की मदद से बीच में रोक दिया। फारिग हो तुरंत साथ करें। तुम्हारे स्टूडेंट इतने बेमरोवत हैं, झूठे मुंह भी खाने नहीं पूछा। चंद सानिया सोचने के बाद मरजान साथ रखे हुए बैग उठाते हुए गाड़ी से उतरी। गफूर, हमान, तुम लोग चले जाओ। सफ़ेद कुर्ते पर भारी दुपट्टा लिए वो हुक्म देती निकल गई। पाँव में पहनी ऊंची सुर्ख जूती उसके मुकम्मल सफ़ेद सरापे में वाजे थी। घर का काम कैसा जा रहा है? कब तक शिफ्ट होने का इरादा है? उसके सफ़ेद जीप में बैठते हसन ने लटकता हुआ शीशा दुरुस्त किया। आखिरी मराहिल है, इक्का दुक्का जगहों की फर्निशिंग है और उसके बाद फिर कुछ दिन में शिफ्ट हो जाऊंगी। निशित से टेक लगाते वो असली अंदाज में बाहर देखने लगी। 1.5 साल कबल से वो अपना ज़ाती घर बना रही थी। 2 साल बाद बिलाखिर उसके पास एक घर था, अपनी मेहनत का अपना घर। गाड़ी सड़क पर रवा दवा हुई तो पीछे आते डाले में हजल के गार्ड और ड्राइवर था, जबकि उनसे आगे मरजान का ज़ाती मुहाफिज और ड्राइवर। सड़क पर एक रोप से चलते हुए उनकी सफ़ेद कार 2 सियाह सवारियों के दरमियान थी। मेरे कॉटेज के करीब ले लेती, हम दोनों पड़ोसी भी हो जाते। उसने अफसोस किया। दोस्त होकर बर्दाश्त कर रही हूँ, यह भी मेरा एहसान जानो। उसके बेलचक रवैये पर हजल सर झटकते हंसा। मरजान मुस्कुरा भी न सकी। जहन के पिछले हिस्से में जरक जलाल और उसकी बातें घूम रही थीं। वह हजल को बताने की नीयत से आई थी। लंच करके घर चली गई, मगर वो कश्मकश दिल में ही रह गई। निज़ाम शमसी का जवाल आए ना आए, महल जुजाज का बुरा वक्त कभी नहीं जाएगा। कल से सारा के जुमले उसके जहन में कसी भारी बोझ की मानित बसेरा करे हुए थे। वो गर्दन झटकता, आंखें झपकता, नींद की आगोश में जाता, यह ख्याल कि वो अपनी मनचाही औरत को पा सकता था। बस एक हाँ की देर थी। ये ख्याल उसका सुकून बर्बाद कर चुका था। काश बरीरा ने वहाँ शादी ना की होती, या काश बरीरा की शादी नाकाम ना हुई होती। सुबह से उस गेम खाने में मौजूद वो कभी स्नोकर के मेज पर किस्मत आजमाता, कभी आइस हॉकी की डिस्क आगे पीछे करता, और फिर जब उसके जिस्म में तवानाई खत्म हो गई तो पलटकर अपनी पसंदीदा मशगले की जानिब आया। स्क्रीन पर वही कल वाली गेम रोशन थी, वही अजीबोगरीब सी शक्लें, रंगीन वजूद जो खुले जंगले में एक दूसरे को मारकर जीत का झंडा गाड़ते। महिल की छोटी आंखें मुकम्मल बेदार थीं। तेजी से उंगलियां चलाते वो इस वक्त एक शेरनुमा वजूद पर बिना रुके वार कर रहा था। ध्यान भटक भटक कर बचपन के दरीचों पर दस्तक दे रहा था। उसे आगा मीना क्यों पसंद आई? वो जानता था ये महज पसंदीदगी है, हत्ता कि इतना पसंद उसे कभी कोई नहीं आया। एकदम ही बजती हार की आवाज़ पर महिल हाल में आया। हड़बड़ाकर स्क्रीन देखी जहां उसका किरदार मुर्दा मौजूद था और उसको मारने वाली सूरत खामोश खड़ी मुसलसल हिल रही थी। महिल की निगाहें बे इख्तियार आईडी पर गई। दिमाग भग से उड़ा और जबरे सख्ती से पेवस्त हुए। अगर लड़ा नहीं जाता तो खेलने क्यों आते हो एम्स? खेल की चेट में आते हुए मैसेज ने सीधा महिल की गैरत पर वार किया था। खेलना जानता हूँ, बस खुद की नकल करने वाले को चंद पल की खुशी देता हूँ। AM2Z। महिल जब्त करते हुए मुस्कुराया। वो हारता नहीं था, ये उसकी खासियत थी, मगर सिर्फ एक शख्स के साथ उसका मुकाबला सख्त हो जाता। AM2Z महिल की ही आईडी का नाम चुरा कर खेलता वो शख्स हमेशा खड़ा मुकाबला करता था। खेल में महिल डायमंड के रैंक पर था। खेल के असूल के मुताबिक यहाँ कम ही कोई पहुँच पाता था। वो किसी गिरोह में कम ही रहकर खेलता था। आज़ाद आता, अकेले जीतता और कभी किसी टीम में मिल जाता तो उनकी ईद हो जाती। AM2Z उसकी नकल करता था। जिसके साथ महल खेलता उसी के साथ खेलता। जिन कुछ लोगों के साथ महल की सलाम दुआ थी उनसे दोस्ती करता, और मसला सिर्फ यहीं तक रुका नहीं था। वो मैच के दौरान किरदार भी वही लेता जिनसे महिल खेला करता। वो बोलने और लड़ने का अंदाज भी एकदम महिल वाला रखता।
वो तंग था, आजिज था और सबसे बढ़कर वो उससे बेजार था। तुम अगर इतने ही बेहतरीन खिलाड़ी होते तो मेरी नकल न करते। तुम में नकल करने को कुछ है? महिल ने जबान पर आती बेइख्तियार गाली रोकी। गहरी सांस भरते उसने आगे जवाब दिया, मेरा नाम, मेरी पहचान मेरे दोस्त चुरा सकते हो, मगर मेरी महारत नहीं। जो था वो चुरा लिया, जो है नहीं वो क्या चुराऊं? आपके महिल ने गाली बक दी। बंद मुट्ठी मेज पर मारी तो कीबोर्ड और माउस कदरे हवा में उछले। साथ से गुजरते लड़के बेइख्तियार घबराए। खेल वगैरह छोड़कर नौकरी शुरू करो, वरना कल को बीवी बच्चे भी ऐसे ही जलील करेंगे। महिल ने जवाब देने के लिए लब खोले जब मुकाबिल आईडी गायब हो गई। उसने मुट्ठियां भींच ली, क्योंकि ये मामूल था। उसका रकीब दिनों तक गायब रहता, फिर अचानक से आकर खेलता और बीच बातचीत में अकाउंट गायब हो जाता। चेहरे पर हाथ फेरते महिल ने माथे पर आते बाल दबोचे। सारी दुनिया ही उसकी बर्दाश्त आजमाने पर जुटी थी। काफी देर बाद जब क्लब का दरवाजा खोला तो महिल का मुरझाया हुआ वजूद शहर की ढलती हुई शाम में सुनहरी हुआ। मुंह ही मुंह में बड़बड़ाते वो अपनी बाइक पर बैठा। चलाने के लिए चाबी घुमाई, मगर उसकी शौमई किस्मत बाइक बंद रही। एक दो मजीद कावशों के बाद नजरें पड़ी तो थककर गर्दन पीछे गिरा दी। बाइक में पेट्रोल ही नहीं था, जबकि उसे अच्छे से याद था बरेरा से पैसे उधार मांगकर उसने सुबह ही टंकी भरवाई थी। महिल ने अब पैदल ही उसको चलाते पेट्रोल पंप तक ले जाने का इरादा किया। उतरकर पलटा जब कदम यकलक थे डगमगाए। अगर हैंडल का सहारा ना होता तो वो बाइक समेत जमीन पर बोझ होता। कैसे हो? सड़क के दूसरी जानिब रुकी सफेद स्वीक के करीब खड़े हुए रुबैद जुजाज ने उसे हाथ हिलाया। सफेद धारीदार बटन शर्ट समेत स्याह स्लीक पहने हुए उसके भाई की शर्ट पर कुछ शिकने थी, जबकि कफ मुड़े होने के बाद मजबूत बाजू नुमाया थे। महिल उसके चौड़े सरापे पर एक मर्तबा मजीद ठटका। मैं उस तरफ आऊं या तुम इस तरफ आओगे? सड़क इतनी चौड़ी ना थी कि उन तक एक दूसरे का आवाज ना जाती। महिल बड़े भाई को देखे अब तक झिंझलाया हुआ था। पक्का कोई नया लेक्चर देने आए हैं? मेरे साथ बाइक भी है। पेट्रोल से खाली बाइक को सर पर उठाकर ले जाओगे? महिल कुछ खजल हुआ। आओ, मैं घर ही जा रहा हूँ। सड़क पर मौजूद कुछ लोगों की अब मुकम्मल तवज्जो उन दोनों की तरफ थी। वहाँ के दुकानदार महिल से तो वाकिफ थे, मगर महिल के उस दरिया दिल भरी जेब वाले भाई से पहली मर्तबा मुतारिफ थे। उनकी नज़रों में हैसियत के फ़र्क पर वाज़ेह तस्दीक थी। उन्हीं मज़ाहिया नज़रों से बचता वो दौड़कर आया और अब दोनों जुजाज सफ़ेद गाड़ी में बैठते चलने के लिए तैयार हुए। उसकी बाइक कोई दोस्त घर छोड़ जाएगा। सुर्ख रंगी सीट और सिया बातिन वाली सवारी में बत्ती जल रही थी। महिल आखिरी मर्तबा इस गाड़ी में कब बैठा था? शायद 3 माह कबल, जब वो पेशावर बहन के ससुराल गए थे। जब उसने अपनी कभी न होने वाली ससुराल को देखा था, उसने थक कर पेशानी शीशे से टिका दी। ये आजकल सोच की हर कड़ी उसी एक शख्स से ही क्यों जा मिलती थी। एक छोटे से क्रश को तुमने सर पर सवार कर लिया है महिल। क्रश? महिल जहाँ था वहीं थम गया। मुकाबिल बैठे शख्स के सवाल पर उसका दिल डूबा। क्या वो ऊंचा बड़बड़ा गया है? तुम किसी को पसंद करते हो? सड़क पर मौजूद नजरें एक लम्हे के लिए महिल तक आई। नहीं। वो जितनी कोशिश करता, जिस भोंदे अंदाज में उसने झूठ बोला था, अगर किसी ने पहले शक ना भी करना होता तो अब जरूर करता। करते हो तो मानने में कैसी आर? मैं भी तो सारा को पसंद करता हूँ। जरूरी है जिसको पसंद करते हो उससे शादी भी कर लो? स्टेयरिंग पर जमे हाथों वाला मर्द मुस्ताजुब हुआ। रुबैद का चेहरा पड़ते उसे एकदम एक और बेवकूफ़ी का भी एहसास हुआ। लेकिन मैंने तो शादी का तस्करा ही नहीं किया। आपके महिल चाह कर भी शर्मिंदगी न छुपा पाया। चेहरा फेरते उसने बेइख्तियार ही दांतों में मुट्ठी देते हुए आंखें मूंद ली। शादी करना चाहते हो उससे? उसके तासरात देखते रुबैद मुस्कुराया। दाढ़ी से पाक चेहरे पर वो मुस्कुराहट बड़ी फितरी थी। किससे? महिल की आंखें उलझन से फैली। जिसको पसंद करते हो। रुबैद ने कंधे उचकाए। मैं किसी को पसंद नहीं करता। मुंह बसोर कर झूठ कहा। आपके रुबैद ने हंसी जानबूझकर न छुपाई। ठीक है फिर, उस मीना नामी लड़की से शादी कर लो। महिल के गाल झेप कर गुलाबी हुए। खिफत छुपाने के लिए उसने चेहरा फेर लिया। रवा सवारी के दोनों शीशे बंद थे। साफ शफाफ आसमान एकदम ही सियाह घाटियों से भर गया। मैं इस वक्त शादी नहीं कर सकता। बहुत धीरे से उसने मुद्दा पेश किया। कर नहीं सकते या करना नहीं चाहते? वो बातों के फन में इतना माहिर था,
महल इजाज पर यह हकीकत आज अश्कार हुई। उसका भाई तो सीधा दो टोक बात करने वाला शख्स था। बस फैसला सुनाया और फिर अगले की तरतीब की बिना भी मुसल्लत कर दिया। ये सवाल जवाब का सॉफ्टवेयर भाई के सिस्टम में कब फीड हुआ? मैं कुछ कमाता नहीं हूँ, मुझे कौन रिश्ता देगा? आदतन दांतों से नाखून के गिर्द जिल्द कतरी। दे तो रही है जन्नत भी। ये शादी नहीं, मनसूबा बंदी है। किसी की जिंदगी बचाने और किसी की उजड़ी जिंदगी का बदला लेने के लिए लड़की मेरे साथ बांध दो। एक ऐसा शख्स जिसकी अपनी नहुसत उसकी जवानी को खा रही है। महल का लहजा जाड़े की सर्दी से ज्यादा तल्ख था। खिड़की पर फिसलते हुए कतरों को देखते उसने तमस्कराना सा गर्दन फेरी। मनसूबा बंदी पायदार मोहरों पर होती है। तुम में कोई हुनर देखकर एक माँ तुम्हें अपनी बेटी के लिए चुन रही है। लाल बत्ती पर ठहरी गाड़ी में रुबैद का तसल्ली बख्श जुमला गूंजा। जख्मी उंगलियों वाले माहिल ने बेइख्तियारी भाई की मुस्कुराती आंखें देखी। वो आंखें आखिरी बार उसे देखकर कब ऐसे मुस्कुराई थी? वो तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है तभी इतना मेहरबान हो रहा है। किसी खुशफहमी में मत आओ। उसकी तल्ख सोच हर ख्याल पर हावी हुई और उससे कबल वो मुंह से कफ उगलता गाड़ी चल पड़ी। वो मुझ पर भरोसा कर रही हैं और मैं साफ कह रहा हूँ कि मैं फिलहाल जिम्मेदारी उठाने के लायक नहीं। तो मत उठाना जिम्मेदारी। महिला नागवारी से आंखें छोटी की। जिम्मेदारी तब होगी जब वो रुखसत होकर आएगी। सिर्फ निकाह कर लो उससे। गाड़ी को रोकते रुबैद ने सीट बेल्ट उतारी। आप सब कितने खुदगर्ज हैं? रुबैद के माथे पर बल पड़े। आपको सिर्फ अपना बदला लेना है क्योंकि अब्बास ने आपकी मिन्नत के बावजूद भी बरीरा से ताल्लुक खत्म कर दिया। जन्नत बी को अपनी नवासी की शादी अब्बास से नहीं करवानी और उन्हें हमारे खानदान के सिवा और किसी पर भरोसा नहीं। आप दोनों अपने मसाइल में हम 3 लोगों को नजरअंदाज कर रहे हैं। इस तजाया अंदाज में सर हिलाया। मैं बरीरा और जन्नत बी की नवासी। नाम लेने की उसमें हिम्मत नहीं थी। लेता तो शायद लहजे में ही दिल का चोर आया हो जाता। चश्मा पहने मर्द ने अब गहरी सांस भरकर लब मिलाए। आगा मीना ने खुद शादी के लिए तुम्हारा नाम दिया है। खिड़की से टकराती बूंदों में ठहराव आया और महल जुजाज की सोच की चलती गाड़ी ने झटका खाया। हर आवाज फानी हुई। खुद का वजूद हल्का हुआ। मुंह खोले बे अल्फाज हुए। उसके हाथ सीट बेल्ट पर जबकि निगाहें भाई पर थी। उसने खुद कहा है अगर उसकी शादी करवानी है तो महिल बेहतर ऑप्शन है। अपनी बात पर जोर देते हुए रुबैद दरवाजा खोलते उतरा। दरवाजा बंद होने के आवाज पर महल जुजाज हाल में आया। लंबी सांस लेते उसने हाथों में सर थामा। झुके चेहरे पर फैली हैरत अब उलझन में बदल चुकी थी। आगा मीना ने खुद शादी के लिए तुम्हारा नाम दिया है। उसने खुद कहा है अगर उसकी शादी करवानी है तो महिल बेहतर ऑप्शन है। रुबैद के अल्फाज अमर हो चुके थे। दिल ही दिल में दोहराता हुआ महिल मसरूर होता रहा था। बेहतर नहीं बेहतरीन। वो किसी का बेहतरीन इंतखाब था। शायद मैं जवाल में रहकर नहीं मरूंगा। मैं तो तुम्हें यह भी नहीं कह सकती कि फुर्सत निकाल कर मर जाऊं क्योंकि जो थोड़ी बहुत फुर्सत तुम्हें मिलती है उसी में तो तुम मुझसे बात करती हो। सराहने पर रखे हुए फोन को देखकर बोलती अरजानदार ने शिकवा किया। दूसरी जानिब कॉल पर मौजूद लड़की ने खफीफ सा हंसी। उसकी हंसी में थकन और आज़ादी थी। नाखून तराशते हुए अरजान का दिल दुखा। अमल, हमारी दोस्ती को 2.5 साल हो चुका है और तुम अब भी मुझे इतना गैर समझती हो। कोई मसला है तो शेयर करो। अमल जवाद नामी उसकी दोस्ती ऑनलाइन बनी थी। अरजान के कलील से शनासाओं में से वो एक बेहतरीन शनासा थी। मालूम तो है तुम्हें, वही अब्बू का मसला और डॉक्टर के फेरे। हॉस्पिटल वालों ने जवाब दे दिया है। अब अब्बू के ऑर्गन्स भी रफ्ता रफ्ता ख़त्म हो रहे हैं। अरजान को तहे दिल से अफसोस था। उसकी दोस्त बाहिम्मत थी जो अपने वाहिद रिश्ते को यूं बिखरता हुआ देखने के बावजूद भी डटी थी। मैं थक गई हूँ अरजान। बचपन से लेकर आज तक कोई चीज़ मुकम्मल मिली नहीं और जो मिली है 4 दिन बाद छिन जाती है। अब्बू का ख्याल रख रख कर मेरा अपना वजूद ढल रहा है। मैं पढ़ाई करूं या अपने मुस्तकबिल की फिक्र। अमल उकताई हुई थी। कोई भी इंसान किसी अलील बीमार के साथ रहने के बाद उकता ही जाएगा। काश मेरी जिंदगी तुम्हारी जैसी होती। अशाइस ही अशाइस। अरजान तल्खी से मुस्कुराई। बेड पर मादे के बल लेटे हुए वो अपने नाखून संवारने लगी थी। अब दोस्त को क्या बताए। उन अशाइस के लिए उसे जान मारनी पड़ती है और फिर भी जो मिलता है आधा अधूरा मुख्तसर दौरानिया के लिए। तुम कहो तो मैं हजरत लाला से बात करूं। डॉक्टर मरजान उनकी दोस्त हैं और हर साल हज़ारों के तादाद में उनके हॉस्पिटल में मुफ्त इलाज होता है। कैंसर पेशेंट के लिए तो वो लोग खास फंड्स जमा करते हैं।
वो दिल ही दिल में अमल की हामी भरने की दुआ करने लगी। इसके लिए मुझे एबटाबाद आना पड़ेगा। मैं कहाँ रहीम यार खान से वहाँ आऊँगी। मुकाबिल का लहजा मायूस था। मसला ही नहीं, जब तक तुम्हारे वालिद सेहतयाब नहीं होते तुम मेरी तरफ रह लेना, वह जोश से बोली और फौरन सीधे होते बिस्तर के खड़े मीनार से पुरस जोड़ी। मेरा शोहर मुझे इस बात की इजाज़त नहीं देगा। उसकी दोस्त शादीशुदा थी। बरतानिया में रहता उसका शोहर अमल का MBA ख़त्म होते ही उसे साथ ले जाएगा। अब्बू की जान बचाने की खातिर वक्ती तौर पर उसकी नाराज़गी सह लेना। तुम जुनैद की नाराज़गी सह लेती हो। हमला अचानक था। अरजानदार की ज़बान को लकवा लगा। जब जुनैद अपनी माँ के हाथ पैगाम भिजवाता है कि अरजान को कहे फला फला ना करे, तो क्या तुम वो काम छोड़ नहीं देती? अरजान ने बेइख्तियार ही थूक निकला। कबूलियत की हिरस में उसने अपने मंगेतर को किस किस तरह राजी किया है, ये बस वही जानती थी। मैं उसकी वजह से नहीं, ये सब सिर्फ बीबी जान की वजह से करती हूँ। पाँव पर लगी नीली नेल पॉलिश कतरते हुए संजीदगी से कहा। मैं ये रिश्ता तोड़कर उनको मायूस नहीं करना चाहती। मैं भी अपनी शादीशुदा जिंदगी खराब करके माँ को आखिरी गम नहीं देना चाहती। जवाबन अरजान खामोश रही। उसकी दोस्त बिना कहे उसको आईना दिखा गई। चाहे जाने का जुनून था, तौसीक की भूख थी, तारीफ की ज़रूरत थी, वरना अरजानदार की ज़िंदगी में उसके अलावा क्या कमी थी? बस मेरी ही मुश्किलात पर जवाल नहीं आएगा। वह अंगूठा तकरीबन कुतर ही चुकी थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई। अंदर झांकने वाले ने उसकी खामोश वजूद से ही माहौल का जायजा लगाया। चौड़े शानों पर फैले अरजान के जुल्फों वाला सर झुका हुआ था। आगे बढ़ते हुए आमदी ने बिस्तर की ऊंची पाती के किनारे कोहनियाँ रखी। मुझे कॉल करके बुलाती रही हो और जब मैं पीछे खड़ा हूँ तो सर भी नहीं उठा रही। मानूस आवाज़ पर अरजान की आंखें फैली, उसलत से पीछे मुड़ी और ज़ुएब का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखते वो बेइख्तियारी पुरजोश हुई और फिर अगले ही लम्हे हैरत ज़दा। घुटनों के बल बिस्तर पर खड़ी होते उसने पायती के पार खड़ी हुई शख्स को बेयकीनी से देखा। पुराने तर्ज के बने इस मसनद के चारों जानिब ऊंचे मीनार थे और 2 सिमत बुलंद खानेदार पायती। वही चेहरा है, एक दिन में बदल नहीं गया। चेहरा तो वही है, लेकिन ये हुलिया किसका है? आजान ने सलता पैर अपने भाई को देखा। रफ जींस के साथ डेनिम जैकेट तो ज़ुएब का ही लिबास था, मगर वो घनी दाढ़ी मूछ कहाँ थी? वो लंबी जुल्फें जो पौनी की सूरत बंदी होती थी वो नजर क्यों नहीं आ रही थी? ऐसा लग रहा है जैसे कुर्बानी के बाद जानवर की खाल उतारी हो। ज़ुएब उसकी मिसाल पर दम्बा खुद रह गया, मुंह पर हाथ रखकर खिलखिलाती। एक तरफ लगे हुए दीवारगीर आईने में अपना चेहरा देखते अब के ज़ुएब शक में पड़ गया। क्या वो वाकई बुरा लग रहा था? अरे मेरे आईने में मत देखो, टूट जाएगा। ज़ुएब ने नखवत से बहन का हंसता चेहरा देखा। ऐसे पंचर हुए टायर वाली शक्ल बनाकर देखोगे तो मेरी अपनी आंखों में मोतिया उतर आएगा। इससे कबल अरजान उसके शान में सांप का लायका लगाती। ज़ुएब लंबे डग भरता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। अरजान उसका आवाज़ें देती हुई ताकुब में आई, जबकि वह तेज कदम बढ़ाता हुआ जीने उतरने लगा। अब मुंह तो ना फुलाओ, पहले ही फटे हुए अंडे वाली शक्ल हुई है। उम्मीद के तहत कदम जो कुछ देर के लिए सुस्त किए थे आखिरी बार पर मजीद बिखरे। दूसरी मंजिल से झांकती हुई वो हंस रही थी। अरजान की हंसी दरो दीवार से टकराती हुई सफ़ेद मीनार को जिंदा रखे थी। अभी ज़ुएब मरकजी दरवाजे के नज़दीक ही पहुंचा था जब सामने से आती नैना खावर ने उसे रोक लिया। जीनों पर खड़ी आंखें चश्मे में छुपाए उसकी माँ के तासुरात संजीदा थे। मेरे साथ आओ, बात करनी है। हुक्म सुनाते हैं वो एक तरफ से निकल गई। औलाद किसी खादिम की तरह सर झुकाए उसके पीछे आई। माँ के कमरे में दाखिले तक दोनों के दरमियान खामोशी रही और जो ही नैना कमरे में दाखिल हुई कंधे पर फैली हुई शॉल पोटले की सूरत फर्श पर मारी। ज़ुएब सूरत हाल समझ गया। गहरी सांस भरते मुंडेर मुखफिल की और फिर कमरे की बुलंद खिड़की के आगे पर्दे गिरा दिया। क्रीम रंगी नफीस आराइश वाले कमरे में अपना तनफुस बहाल करते नैना जदीद बिस्तर पर बैठी। मेज पर रखे जग से पानी निकालते माँ के आगे क्या। 33 साला मर्द का रवैया मुतमईन और मैकेनिकी था। कहाँ थे तुम? ग्लास अब तक उसके चेहरे के सामने था। शहर से बाहर गया था, गैर इस्तेमाल शुदा एक्सपायर्ड दवाइयाँ ख़त्म करवाने। माँ को पानी थमाकर वह पीछे रखी हुई ड्रेसिंग की कुर्सी पर बैठा। किसने कहा था, हाजरा ने या हजल ने? ज़ुएब के चेहरे पर कदरे खफकी आई। दोनों ने नहीं, ये मेरे पेशे का हिस्सा है और मैं अपनी सहूलत से काम करता हूँ। तुम्हारा पेशा क्या है ये तो मैं अच्छे से जानती हूँ। हजल के आगे पीछे किसी पालतू की तरह दुम हिलाते हो। तुम वही करते हो जो वो कहता है जब वो कहता है।
मरहना बाजू वाले लंबे सफ़ेद चीनी लिबास में उसकी जिल्द लटक रही थी। बोटॉक्स और महामार फेशियल भी उसे जवान दिखाने में नाकाम थे। आपने बचपन से मुझे यही सिखाया है मामा। ज़ोएब का इंकशाफ उसे इल्ज़ाम की मानंद लगा। बिपरते हुए ग्लास मेज़ पर पटका। क्या सिखाया है मैंने? यही कि लाला कामिल है। अगर मुझे भी बेहतरीन बनना है तो बिल्कुल उन जैसा बनना होगा। जो वो कहें वही करना है और हर वक्त किसी साई की मानंद उनके साथ रहना। उसका जुमला मुकम्मल हुआ और वही नैना ने पाँव में पहना हुआ सैंडल उठाकर उसे मारा। कंधा मसलते हुए ज़ोएब खामोश रहा। बकवास बंद करो। मैंने कभी भी ऐसा कुछ नहीं कहा। मुझे तो तुम्हारे लाला से ऐसी नफरत है कि अपनी औलाद तो क्या, मुझे कोई भी उसकी चापलूसी करते बर्दाश्त नहीं होता। निशिस्त से उठते उसने जूता माँ के सामने रखा। मैंने तुम्हें कहा था कि हसल जैसा बनो। जैसा वो सोचता है वैसा सोचो। जो वो कहता है वैसा कहो। बालों को दबोचते ज़ोएब का सर झटका। उसके पीछे चलने के बजाय उसे मंजर से ही हटा दो। ज़ोएब ने हैरान होते हुए चेहरा उठाया। सुर्ख मेकअप में छुपी हुई नैना की आंखें माही की तरह हल्की सब्ज। आप मुझे कत्ल पर उकसा रही हैं? नैना ने मारे जब्त के लब सुगेड़े। मैं किस्मत दोहराए जाने से रोक रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि जैसे ताउम्र मेरा और शाहजीना का मुकाबला रहा वैसा तुम्हारा और हजल का भी रहे। मुतफक्किर अंदाज में समझाते नैना ने बेटे का कंधा थपथपाया। शाहजीना और उसकी उम्र में महज 1 साल का फर्क था। हजल और ज़ेब का फर्क भी ऐन मुमासिल था। ये सब हमारा है ज़ेब। ये मोर महल मेरे बाप का था और मैं मेजर खावर की सगी औलाद हूँ। तुम सगे नवासे। ये ज़मीनें तुम्हारे नाना की हैं और इन पर पहला हक हम सगे रिश्तों का है, ना कि उन सौतेली अफगान बेटियों का। बहनों के जिक्र पर नैना का हलक तक कड़वा हुआ। वो उन दो से शदीद नफरत करती थी। वालिदैन की मोहब्बत में ज्यादती औलाद को एक दूसरे से बदजन कर देती है। वो कंपनी हमारी है। वो जिस जमीन पर खड़ी है वो सारी तुम्हारे नाना की है। तुम्हारे नाना पहले चेयरमैन थे, उनके बाद उसकी कुर्सी पर मेरा हक बनता है, जिस पर तुम्हारी नागिन खाला दायरा जमाए खड़ी है। वो प्यार से बात करते करते एकदम ही तब्दील होती और आंखें समेत लफ्जों में भी जहर उतरता। आप चेयरवुमैन बनकर क्या करेंगी मामा? आप तो इन कामों को जानती भी नहीं। वह हनूस माँ की कदमों में बैठा था। किसी ने मुझे कभी उन कामों में शामिल जो नहीं किया। जैसे बच्चों में एक को सामान देकर अलग कर देते हैं कि अब हमारी खेल में तुम्हारी कोई हिस्सा नहीं। इस घर में सबने मेरे साथ भी यही किया, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ये सब नहीं होने दूंगी। झुकते उसने अपने बेटे का चेहरा हाथों में भरा। तुम अपनी मुस्तहक जगह पर बैठोगे। HSK फार्मा के अगले CEO ज़ोएब जुल्करनैन। नैना मुस्कुराते हुए उसकी पेशानी पर लब रखे। जब उसने देहल कर माँ का वजूद झटका, खड़े होते हुए वो दम्बा खुद सा देख कर रह गया था। उसके तासुरात में झलकते हुए इनकार पर नैना ने बदमज़गी से बेटे को घूरा। नहीं मामा नहीं, मुझे कोई CEO नहीं बनना। हजर लाला वहाँ है और मैं जहाँ हूँ खुश हूँ। नैना के तासुरात में कड़वाहट घुली। एक जोरदार लात बेटे को घुटने पर मारनी चाहिए जब वो बिदक कर 2 कदम पीछे हुआ। ये बराबरी और हक आपको चाहिए, मुझे नहीं। मैं पर्दे के पीछे रहने वालों में से हूँ और बराह करम मुझे वहीं रहने दिया जाए। हाथ उठाते तंबी की। बेवकूफ़ हो तुम। अपने हक से दस्तबरदारी देना निरी बुज़दिली है। माँ ने जज्बात की चिल्लाई। मेरे पीछे हटने से मैं भी खुश हूँ और अगला भी। मुझे ये बेवकूफ़ी नहीं दानिशमंदी लगती है। तुम मेरे बेटे हो। तुम्हें माँ की महरूमियाँ ख़त्म करनी चाहिए। तुम्हें मेरे साथ मिलकर लड़ना चाहिए। वो हिसियानी होकर चिल्लाई। अगर लड़ने के लिए कोई चाहिए तो एक और बेटा पैदा कर लें, अगर उम्र इजाज़त दे तो। गुस्से को रोकते वो दो टोक हुआ। नैना तजबजुब के आलम में खामोश खड़ी रही। एक जानिब से होते हुए ज़ोएब दरवाजे की तरफ बढ़ा। जब माँ ने कंधा दबोचते हुए अपनी जानिब किया, उसके रद्द अमल से कबल बेटे के बाल दबोचे और सर को झटकते हुए उसको पीछे धक्का दिया। ज़ोएब बेयकीन हुआ। पलट कर माँ को गहरी सांसें भरता हुआ देखते वो मायूस हुआ। आप और मैं कभी एक टीम नहीं थे मामा। जब तक बाबा जिंदा थे शायद तब तक हो, मगर एक 4 साला कितना ही अपने बाप को याद रख सकता है। बाल दुरुस्त करते हुए वो आज़ादी से मुस्कुराया। मैंने सारी जिंदगी आपसे लड़ना ही सीखा है। आपके साथ मिलकर लड़ना मैं नहीं चाहता। अफसोस से कहते हैं वो दोबारा आगे बढ़ा। नैना के आखिरी जुमले ने उसके कदम लपेट लिए। काश तुम मुर्दा पैदा होते। थर थर कांपते वो बमुश्किल बोली। ज़ोएब गुंगसा पुष्ट किए खड़ा रहा। या जुल्करनैन की जगह तुम्हें फांसी हो जाती। ज़ोएब ने आंखें मिलाते कदम बढ़ाए। और अगर वो सब ना होता तो उस रोज आग में तुम भी मर जाते। कफल हटाते उसने चौखट पार की। वस्त में खड़ी सफेद लिबास वाली औरत थककर बिस्तर पर गिर गई।
मफलूज आसाब और भारी दिल के साथ ज़ोएब कदम कहाँ रख रहा था, कहाँ हटा रहा था, बेखबर था। ज़हन माँ की ख्वाहिशात दोहराता रहा। मेरी कम हिम्मती पर ज़वाल आएगा। आंसू पीते उसके कदम जिम खाने की सिमत मुड़ गए। जी, तो यहाँ करते हैं इस एपिसोड का एंड। और कोई खिचड़ी नहीं पक रही थी रुबैद और ज़ोएब के बीच। मेरे दिमाग की खिचड़ी थी, वो तो रुबैद चुगली कर रहा था। मतलब हद है। अपनी ज़िंदगी इतनी मुश्किलों में है और दूसरों की चुगलियाँ करते फुर्सत नहीं हो रही। और ज़ोएब के लिए बुरा लग रहा है कि ना उसकी माँ उसके साथ अच्छा सलूक करती है और जो पसंद करता है जिस लड़की को, वो भी उसे चीट कर रही है। तो इसके लिए बुरा लग रहा है। और अगर इस सब के बाद इसने वो दवाई चेंज की होगी तो मुझे कोई भी हैरत नहीं होगी। और मुझे नहीं लगता कि रुबैद ने किया है वो सब काम, क्योंकि ज़ोएब का तो एक बार को फ़ायदा है अगर वो चेंज करता है कि उसका नाम ख़राब होगा तो ये होगा उसकी जगह पर। लेकिन रुबैद इतना बताकर चिल्लाकर और फिर उसके बाद वो फ़ॉर्मूला देगा किसी राइवल को, तो मुझे नहीं लगता ऐसा। उसे देना होता तो वो चुपचाप दे देता और किसी को पता भी नहीं चलता। तो इसलिए वो नहीं लग रहा मुझे। बाकी देखते हैं। और बेचारा महिल, उफ़! बेचारे की पहले ही एक जॉब नहीं है और ऊपर से अगर लड़की मिल भी रही है तो बहन इतनी अच्छी है कि वो शादी होने नहीं दे रही। अपनी ज़िंदगी ख़राब हुई है तो दूसरे की भी नहीं अच्छी होने देगी वो। और महिल भी इतना अच्छा है, अपनी बहन की इतनी बात मान रहा है, जबकि उसका दिमागी तवाज़ुन मुझे ठीक नहीं लगता, बहन का बरीरा का। और उसकी इतनी बात मान के अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहा है, जबकि अब तो आगा मीना भी राज़ी है। और मैंने पिछले एपिसोड में गलत नाम प्रोनाउंस किया था, आगा मीना था, गुल नहीं था वो। हाँ, तो अब आगा मीना भी राज़ी है, अब किसका इंतज़ार करना। और बरीरा ने तो मान ही जाना है। और अपनी तो अपनी मर्ज़ी करी थी और भाई के लिए नहीं, वो भी मेरी मर्ज़ी से होगा। तो उसका अपना दिमागी तवाज़ुन मुझे सही नहीं लग रहा। बाकी कुछ हुआ नहीं था इसमें। देखते हैं, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट एपिसोड में। खुदा हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखना और दुआओं में याद रखना।